हेलो एवरीवन। मैं जो वो नाना जी के बारे में बता रही थी जिनको किडनी का प्रॉब्लम था, उनके लास्ट फ्यू इयर्स में मैंने ये डिफरेंट सोर्सेज से ये ऑब्ज़र्व किया कि उनके हेल्थ का डिटेरिएशन कैसे हो रहा था ओवर टाइम। और वही चीज़ जो लास्ट वीडियो में मैंने बताई वही है कि हर इंसान जब मरने का टाइम आ रहा होता है, एक इंडिकेटर देता है कि उनके मरने का टाइम आ रहा है। इवन इफ उनका एक लास्ट बर्स्ट आता है मरने के कुछ दिन पहले या कुछ महीने या कुछ साल पहले, जब उन लोग बहुत सारी चीज़ों का गाइडेंसेस या बहुत सारी चीज़ें जो उनको किसी को बतानी है ये वो बता देते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसान दो या जिनको अपना कर्मा थोड़ा क्लियर करना होता है, तो उन कोई कोई इंसान को 5-10 साल मिल सकते हैं मरने के पहले सबके साथ कर्मा क्लियर करना, सबके साथ बात करके अपने लाइफ के बारे में इंटरैक्ट करके लोगों को ज्ञान बांटना, ये सब टाइम होता है। इसलिए जब आपको कोई ऑर्गन डैमेज चल रहा है जो लॉन्ग टर्म से चल रहा है, या कैंसर चल रहा है जो बहुत सालों से चल रहा है, या ऐसा कोई हेल्थ इशू चल रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम चल रहा है जो आपको समझ में तो आ रहा है, अगर आप इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं भगवान से, अपने बॉडी से, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके बॉडी में अभी डेथ की तरफ आप जाने के शायद उस पथ में हैं ज़्यादा। तो अगर आप उस पथ में हैं और आपको समझ रहा है कि आप उस ट्रैक में हैं, उस वक्त हम अगर अपने आप को थोड़ा और डीपर लेवल में जानेंगे, सेल्फ रिफ्लेक्शन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ये सब से हम अपने अंदर के चीज़ों को समझेंगे। तो इससे क्या होता है, अगर हम हमारी फ़िज़िकल हेल्थ की चीज़ों को समझेंगे, हम बेटर सपोर्टिव केयर अपने लाइफ में ला सकते हैं। हम अगर हमारे अंदर के इमोशनल चीज़ों को कुछ समझेंगे, तो इमोशनली हमारे पास क्या नीड्स हैं जो नेक्स्ट फ्यू इयर्स में हमको बिल्ड करना चाहिए या फुलफ़िल करना चाहिए या सपोर्ट करना चाहिए, वो आप समझ पाएंगे। हम अगर स्पिरिचुअली कुछ कर रहे हैं तो स्पिरिचुअली भी समझ पाएंगे कि कैसा कर्मा हम क्लियर करें हमारे बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, दूसरे लोगों के साथ जो हमारे रिलेटिव्स हैं, या फ्रेंड्स के साथ हमें क्या कर्मा क्लियर करना है, ये सब ताकि हम समझ पाएँ। तो इसीलिए विवेकानंद जैसे पर्सन को तो भगवान ने कुछ साल पहले गाइडेंसेस दे दिए थे। पर अगर विवेकानंद जैसे नहीं भी हुए, हम अगर मेडिटेशन नहीं भी कर रहे, हमारा फिज़िकल हेल्थ ही हमको बता देगा जब हम थोड़े डेथ के ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि आप अगर डेथ के ट्रेजेक्टरी में जा रहे हैं या पुअर हेल्थ के ट्रेजेक्टरी में हैं या आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ इतना अच्छा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप मरेंगे ही। वो चीज़ गारंटीड नहीं है, वो चीज़ भगवान के हाथ में है। पर उस चीज़ को सपोर्टिव केयर और प्रिवेंटिव केयर के बारे में ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपने अगर ऑब्ज़र्व ही नहीं किया कि आपका हेल्थ डेथ के ट्रेजेक्टरी में है, क्या आप आपका हेल्थ को बेटर कर सकते हैं? आपका डॉक्टर ने अगर ऑब्ज़र्व नहीं किया कि आप डेथ की ट्रेजेक्टरी में हैं, वो कितना भी अच्छा डॉक्टर हो, क्या वो आपका हेल्थ रिकवरी दे सकता है अगर उसने सारे फैक्टर्स आपके हेल्थ के नहीं एग्ज़ामिन किए? अगर आपने खुद ने नहीं एग्ज़ामिन किए कि आपके हेल्थ के क्या क्या फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपका हेल्थ ख़राब की तरफ जा रहा है, क्या आपको पास एक्सीलेंट डॉक्टर होते हुए भी आप अच्छे हेल्थ में जा सकते हैं? नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आपके अर्थ में करंट हेल्थ सपोर्टिव फैक्टर्स के सिस्टम कैसे हैं, आप खुद कैसे अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं, आपका डॉक्टर आपके हेल्थ को कितने डीपली समझ रहा है, आपका सिर्फ डॉक्टर नहीं, आपको जो देखभाल करने वाला है जब आप एकदम ही पूरे बुरे हालत में, तब देखभाल करने वाले आपके नीड्स को कैसे समझ रहे हैं, ये सब अगर कंबाइंडली अच्छा नहीं है तो आपका डेथ ट्रैक ज़्यादा है। और अगर ये सब कंबाइंडली अच्छे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो आपके हेल्थ में सुधार भी अच्छा हो सकता है। एंड अगर ये सब एकदम परफेक्ट लेवल में है, ऐसे लेवल में है कि आपने खुद समझ लिया, आपके बाहर के एनवायरमेंटल कंडीशंस भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली के कंडीशंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका डॉक्टर आपको करेक्ट वे में सपोर्ट कर रहा है, आपके सोशल सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स या केयर टेकर्स आपको अच्छे से सपोर्ट करें, देन आप डेथ की जगह आप इनफैक्ट रिवर्स भी कर सकते हैं अपने हेल्थ कंडीशंस को। और यही चीज़ यूएस की कुछ यूएस हो, यूरोप हो, जहाँ पे ज़्यादा हेल्थ एजुकेशन एंड अवेयरनेस लेवल
हायर है, जहाँ पे लोग थोड़ा इंडिपेंडेंटली भी अपने हेल्थ को मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर भी बहुत ज़्यादा है। वो देशों में कोई को, और जहाँ पे लोगों का कभी कभी कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ही इतना ज़्यादा है कि उनको खुद के हेल्थ को मैनेज करना ही पड़ता है। तो ऐसी लेडीज़ का मुझे ऑनलाइन वीडियोस मिले जो मेडिकल गैसलाइटिंग रिलेटेड हो, पार्शियल डायग्नोसिस रिलेटेड हो, 2-3 साल लग गए उनको सही डायग्नोसिस मिलने को। ऐसे सब लेडीज़ ने क्या की, उन्होंने पहले तो अपनी बॉडी को समझा इंट्यूटिवली कि, क्योंकि लेडीज़ वैसे भी अपने हेल्थ को, बिकॉज लेडीज़ को घर में ज़्यादा हेल्थ के लिए सपोर्ट कभी कभी नहीं मिलता। कोई अगर फाइनेंशियली अब्यूज़ लेडी है, उसको पता है उसका पति कभी उसके हेल्थ के ऊपर खर्चा ही नहीं करेगा, तो वो इसलिए अपना हेल्थ का खर्चा कम खर्चे में चलाने की कोशिश करेंगी। कोई लेडी अगर जॉब करती हैं पर वो सिंगल मॉम है और उसके 2-3 बच्चे जिसको सपोर्ट करना है, तो वो भी अपने हेल्थ को तो लास्ट में ही देखेगी ना, पहले अपने बच्चों के हेल्थ को देखेंगी। ऐसा यूजुअली प्रिंसिपली लोग करते हैं। या अगर कोई लेडी ऐसे है कि उसका हस्बैंड तो बहुत अच्छा है, हस्बैंड उसको सपोर्ट भी बहुत करता है, पर वो ऐसा हस्बैंड है जो अनअवेयर है, जो जिसको समझ में नहीं आता कि जब बीवी बीमार पड़ रही है कि उसको बीवी का भी ख्याल रखना है। या जो बच्चे हैं उनके घर में जिनको समझ में नहीं आता है, नादान है कि मम्मी को भी कभी कभी रिलैक्सिंग का टाइम देना चाहिए, मम्मी को भी कभी कभी सपोर्ट देना चाहिए, मम्मी न हो ग्रैंड मदर को भी कभी कभी हेल्प कर लेना चाहिए हमें। ये सब अगर आपके फैमिली में ज़्यादा है तो आपको केयर मिलने वाला है क्या? कहीं से नहीं मिलने वाला। तो वो सब लेडीज़ कहाँ से अपने इतने दिन तक कैसे चल रही हैं, 60-70 साल तक, 50 साल तक वो लेडीज़ फिर भी ज़िंदा है, जब कोई नहीं है उनको देखभाल करने के लिए। एक आदमी को और एक बच्चे को, जब वो एक बच्चा बीमार पड़ जाता है, मोस्टली उनको मिल जाता है सपोर्ट अपने फैमिली से। कोई आदमी अगर ऑफिस में बीमार पड़ रहा है, उसके फ्रेंड्स भी उसको सपोर्ट दे देते हैं। कोई आदमी अगर घर में बीमार पड़ रहा है, बिना बोले ही इतने सारे आदमी हैं अर्थ में करेंटली जिनको उनकी मम्मी या बीवी या दोनों ही देख के कि मेरे, या उनके बच्चे भी अगर ऑब्जर्वेंट हैं, केयरिंग हैं, वो लोग देख के ही समझ जाएंगे कि हमारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे पति का प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे बेटे का प्रॉब्लम चल रहा है। इमीडिएटली सपोर्ट देने के लिए उन लोग कोई ना कोई वे से आ जाएंगे। इमोशनल सपोर्ट के लिए कोई आ जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कोई आ जाएगा, हेल्थ के सपोर्ट के लिए कोई आ जाएगा, कोई ना कोई आ ही जाता है। पर विमेन के लिए ये बहुत कम है, नहीं आता सपोर्ट उनको। बहुत कम वुमेन को सपोर्ट आता है, बहुत कम वुमेन एक्चुअली लकी होती हैं जिनको हर फ्रंट से सपोर्ट मिल जाता है। तो मगर नहीं मिला तो भी इतने सारे वुमेन कैसे अभी भी अर्थ में नियरली इक्वल रेशियो ऑफ मेन एंड वुमेन कैसे हैं? क्योंकि वुमेन ज़्यादा इंट्यूटिवली अपनी बीमारियों को समझ जाती है। जब वो इंट्यूटिवली अपनी बीमारियों को अच्छे से समझ लेती है, वैसे इंट्यूटिव गाइडेंस वाले अगर आप वुमेन हैं या इवन आप मैन हैं जिनके लाइफ में कम लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं आपके हेल्थ को, वैसे ही इंट्यूटिव बेस्ड जो लोग हैं, सिर्फ इंट्यूटिव बेस से भी नहीं होगा। अगर मुझे इंट्यूशन आ गई कि मुझे XYZ रीज़न से मैं बीमार पड़ रही हूँ, वो इनफ नहीं है मुझे हेल्थ के करेक्ट ट्रेजेक्टरी में लेके जाने के लिए। मुझे इंट्यूशन के साथ साथ लॉजिकल राइट नॉलेज भी चाहिए। इंट्यूशन भी चाहिए कि हाँ मैं बीमार पड़ रही हूँ, पर राइट गाइडेंस एंड नॉलेज भी चाहिए कि मैं क्यों बीमार पड़ रही हूँ, इस बीमारी को मैं ख़त्म कैसे करूँ, कौन से डॉक्टर के पास जाऊँ जिससे ये बीमारी ख़त्म हो जाए। अगर मेरे पास पैसे हैं, अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो बिना डॉक्टर के पास जाए मैं कैसे अपना सुधार लाऊँ। या अगर मैं डॉक्टर के पास गई, मेरे पास पैसे तो है, टाइम भी था, 2-3 डॉक्टर, 5-10 डॉक्टर के पास भी मैं गई, फिर भी अगर मुझे राइट थेरेपी नहीं मिली और डॉक्टर मुझे बेसिक वो थेरेपी करने को बोल रहा है जो मैं ऑलरेडी 3-4 साल से ट्राई कर चुकी हूँ, कोई डॉक्टर को मैं बता भी चुकी हूँ कि मैं ये सब ट्राई भी कर चुकी हूँ, पर वो डॉक्टर के समझने की कैपेसिटी नहीं है कि मेरा जो हेल्थ डिस्ट्रेस है, सपोज़ मैं कैंसर लेवल पे हूँ और डॉक्टर मुझे समझ रहा है कि मैं एनीमिया लेवल पे हूँ, जो मेरे साथ लिटरली हुआ है। मैं कैंसर लेवल पे थी पर डॉक्टर सोच रहा है मैं एनीमिया लेवल पे हूँ। मैं डॉक्टर को बताने की कोशिश करी हूँ कि ये एनीमिया लेवल होता तो ये 3-4 साल पहले मैंने जो चीज़ें की है उससे सुधर जाता, पर वो एनीमिया लेवल पे नहीं था, वो कैंसर लेवल पे पहुँच रहा था। तो कैंसर लेवल पे या तो पहुंच रहा था या पहुंच चुका था। मेरे पास 2 कैंसर डेवलप हो रहे थे, एक कैंसर अभी तक कैंसर लेवल तक पहुंचा नहीं है, पहुंच रहा है, और दूसरा कैंसर लेवल पे है, पर डॉक्टर मेरे टेस्ट को ठीक से एनालाइज नहीं कर पा रहा था। जो डॉक्टर ने एनालाइज नहीं किया तो मैं भी विश्वास कर ली कि मुझे कैंसर नहीं है, और एक में तो मुझे रिपोर्ट आ गया कि मुझे कैंसर नहीं है, तो मैं खुश थी।
पर मैं खुश होने से क्या होगा? बीमारी तो मेरी नहीं गई। अगर मेरे बॉडी में कैंसर डेवलप हो रहा है, डॉक्टर मुझे कितना भी रिपोर्ट दिखा दे और कह दे, कोई भी इंसान मुझे कह दे कि तुम्हें कैंसर नहीं है, पर अगर मुझे सच में कैंसर है, कोई भी इंसान कहे, मैं कहूँ, भगवान कहे, कुछ भी कहे, कैंसर है तो है। वो अनडिनाएबल फैक्ट है। वो चेंज तभी हो सकता है जब कैंसर कॉजिंग कंडीशंस मेरे लाइफ के न चले जाएं। उसी वक्त कैंसर नहीं होगा मुझे, या अगर भगवान ने मिरेकल कर दिया और मेरे कैंसर को 1 सेकंड में मिटा दिया। यही है 2 रीज़न। आप अगर मेरे गले के एरिया को देखेंगे, मेरे कुछ वीडियोज़ में यहाँ पे प्रोमिनेंट ग्रोथ था। जब मेरे को यहाँ पे प्रोमिनेंट ग्रोथ था, उसी वक्त वही ग्रोथ जब डॉक्टर भी एग्जामिन करते हैं, वो डॉक्टर्स भी उसको टच करके फील कर सकते हैं यहाँ है ग्रोथ। वही डॉक्टर्स अगर नॉर्मल जनरल फिजिशियन या थायराइड रिलेटेड डॉक्टर्स नहीं हैं या इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि ये 3 टाइप ऑफ डॉक्टर्स ने मुझे यहाँ एग्जामिन करके डिटरमिन किया कि यहाँ पे ग्रोथ है। पर बिना डॉक्टर्स के यहाँ टच किए समझे कि यहाँ ग्रोथ है, विजिबली भी अगर नहीं दिख रहा कि यहाँ उतना बड़ा ग्रोथ है, तब क्या होता है? तब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड से डिटरमिन करते हैं यहाँ पे ग्रोथ है कि नहीं। ये भी मेरे हो चुके थे पास्ट में, उस कैंसर का जो प्री कैंसर कंडीशन में था, जो 15 साल लगा था डेवलप होने के लिए भी। तो वो कैंसर में भी जो 15 साल से डेवलप हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था? उसमें वो पहले छोटा सा नोड्यूल था, मतलब थोड़ा सा पिंपल जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर था। वो छोटा 1 मिलीमीटर का जो पिंपल जैसे दिखने वाला स्ट्रक्चर था, और वो सिर्फ एक नहीं था, 3-4 छोटे पिंपल्स जैसे चीज़ें थे मेरे थायराइड ऑर्गन के पास। वो छोटे छोटे जो ग्रोथ थे, वो नोड्यूल्स थे, वो अब थोड़े सालों में, 10-15 सालों में बढ़ के, जब थोड़े बढ़ गए थे 2-3 सालों में, तब डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड भी कराया था देखने के लिए कि कितना बड़ा है साइज़ में। जब वो बड़ा है साइज़ में दिख रहा था, तो ये भी टेस्ट कर लिया ये देखने के लिए कि वो कैंसर वाला चीज़ है कि जस्ट ऐसे ही कुछ लंप जैसा चीज़ है, पिंपल जैसा चीज़ है। जब वो पिंपल जैसा चीज़ दिख गया तो उसको नॉन कैंसरस बोल दिए। अगर वो पिंपल से ज़्यादा खतरनाक कुछ उसके अंदर सेल ग्रोथ हो रहा होता, साइज़ का जो कैंसर, उसको तब बताते, वो नोड्यूल को कैंसरस नोड्यूल तब बताते जब उसका साइज़ ना बड़ा एबनॉर्मली लार्ज हो रहा होता, और एबनॉर्मली लार्ज ही नहीं, उसका सेल प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा होता, तो उसको कैंसरस सेल बोलते। तो वो कैंसरस सेल नहीं था करके, ये नोड्यूल के ही स्टेज में था। ये थी 10 साल पहले की बात। पर 15 साल के बाद, 10 साल पहले, जब ऐसे सब मेरे 10-12 साल पहले मुझे ऐसे सब डायग्नोसिस मिले कि ये कैंसरस नहीं है, तब तो मैं खुश थी। मैंने सोचा तक नहीं उसके बारे में, कैंसर के बारे में। डॉक्टर ने जितना मुझे कहा था कि फॉलोअप करते रहना कुछ साल, वो मगर फॉलोअप बीच में मेरा ड्रॉप ऑफ हो गया था, क्योंकि मैंने कंट्री चेंज कर दी थी, और कंट्री चेंज करने के बाद इंडिया में मैं इतना डॉक्टर्स को मिल नहीं रही थी। तब मेरे लाइफ में दूसरे प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो मैं दूसरे प्रॉब्लम्स से फोकस ज़्यादा कर रही थी। कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कुछ मुझे अपने हेल्थ को बैलेंस करना था, इमोशनल हेल्थ को बैलेंस करना था। जो भी चीज़ें मेरे लाइफ में चल रही थी, उसके कारण से मैं भूल गई कि मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है। पर फ्यू इयर्स बैक मेरे थायराइड रिलेटेड बहुत सारे सिम्टम्स आ गए, जो मुझे तभी इनिशियली नहीं समझे कि ये थायराइड रिलेटेड सिम्टम्स हैं। तभी मुझे सिर्फ जब बेसिक थायराइड के प्रॉब्लम्स किसी के भी बॉडी में स्टार्ट होते हैं, या कोई भी बेसिक लेवल हेल्थ केयर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, तब इनिशियली ना सिर्फ माइनर सिम्टम्स कुछ आएंगे कि स्किन इरिटेशन हो रहा है, या मुझे धूप में जाने से बहुत ऐसे सनलाइट सेंसिटिविटी हो रही थी कि बाहर अगर कड़ी धूप में मैं जा रही हूँ तो मुझे बहुत ऐसे लग रहा था कि स्किन थोड़ा सा बर्न जैसा हो रहा है। लिटरली भी मेरा थोड़ा स्किन बर्न होने लग गया था। तो ये सब चीज़ें एक्चुअली थायराइड प्रॉब्लम्स के स्टार्टिंग फेज ऑफ इंडिकेटर्स थे, पर मेजर जब मुझे थायराइड स्टॉर्म के फेजेस के इंडिकेटर्स आए, तब मैं इतनी बीमार थी, और मेरे घर में राइट सपोर्ट सिस्टम नहीं था। या तो मैं अकेले रह रही थी, या जिनके साथ मैं रहती हूँ वो लोग एकदम ना समझ हैं हेल्थ के बारे में। तो वो लोग ना समझ हैं, या उनको हेल्थ का सिर्फ जितना डॉक्टर कहेगा उससे ज़्यादा उनको हेल्थ के बारे में समझ नहीं है। पर वो समझ मुझे है, तो मुझे समझ में आ रहा था कि मैं सिवियरली इल हो रही हूँ। पर मैं ऐसे सिवियर इलनेस की स्टेज में थी कि मैं घर से बाहर जा नहीं पा रही थी, किसी को फ़ोन नहीं कर पा रही थी। तब 3-4 महीने मेरे ऐसे, और उस वक्त कोविड भी चल रहा था, तो कोविड में लोगों को बाहर जाने को भी मना कर रहे थे। फिर भी कोविड के बीच में मैं 1-2 बार जाके इसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर से एग्जामिन करके सही चीज़ों की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी। पर जो भी हो,
फाइनली मुझे गाइडेंस आई कि तुम थायराइड को चेक करो, और मैं भूल गई थी मेरे थायराइड के प्रॉब्लम के बारे में। तो मैं पुराने टेस्ट रिपोर्ट्स जब देख रही थी तब मैंने सोचा कि ठीक है, मैं थायराइड के सिम्टम्स को एक बार पढ़ लेती हूँ, क्योंकि 4-5 सालों से मैंने हेल्थ केयर के बारे में कुछ पढ़ाई ही नहीं की थी। मैं बंद करके मेरी बुक सब मैं भूल चुकी थी हेल्थ केयर के बारे में। तो मैंने थायराइड के रिलेटेड सिम्टम्स को जब पढ़ा तब मैंने देखा कि हाँ, ये जो मेरे सिम्टम्स 1 साल से मुझे चल रहे हैं, ये तो थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स हैं। तब जाके मैं एक थायराइड डॉक्टर के पास गई, पर उससे भी जब मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिली, मुझे समझा कि ये राइट डॉक्टर नहीं है। फिर भी उसने एटलीस्ट पुराने रिपोर्ट्स को देख के, वो एकदम गलत डॉक्टर भी नहीं थी, शी वॉज जस्ट नॉट टॉप लेवल डॉक्टर। वो टॉप लेवल डॉक्टर नहीं थी और मुझे टॉप लेवल डॉक्टर चाहिए था उस वक्त। तो वो टॉप लेवल नहीं थी करके वो एवरेज लेवल डॉक्टर थी करके उसने मुझे टेस्टिंग तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में डाल दिया। डायग्नोस्टिक टेस्ट से ये भी डिटेक्ट हो गया कि ये यहाँ पे जो नोड्यूल अभी है वो अब पिंपल की जगह फोड़ी जैसा बन गया है। कि जब पिंपल हमारा बर्स्ट हो जाता है या अंदर माउथ अल्सर्स जब होते हैं हमको, कभी कभी आपको अगर माउथ में अल्सर्स अगर कभी हुए हैं, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि थोड़ा सा पहले फोड़ी जैसा होता है, पर जब वो फोड़ी और ख़राब पेनफुल तरफ डायरेक्शन में चला जाता है तब वो क्या हो जाता है, वो बर्स्ट हो जाता है। वो फोड़ी बर्स्ट होके वहाँ पे एक ओपन सोर जैसा बन जाता है। तो वो माउथ अल्सर थोड़ा सा जो अल्सर जैसा पिंपल जैसा था, पिंपल से अभी नोड्यूल जैसा, वैसा ही नोड्यूल जैसा मेरे गले में था, वो नोड्यूल अभी बर्स्ट होके अल्सर जैसा हो गया है और वो एक ओपन वुंड है। अब वो ओपन वुंड के बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। एक दो ट्रीटमेंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट्स मुझे दिखे, एक है कि एक मेडिसिन देना जिससे ये अल्सर को थोड़ा हील करने का टाइम मिलेगा। दूसरा ट्रीटमेंट है, आप इस चीज़ों को, यहाँ पे अल्सर नहीं बोल रही, लीजन था, लीजन को ट्रीटमेंट, अल्सर एंड लीजन सिमिलर थिंग्स है, इसलिए मेरे मुंह से अल्सर लीजन कंबाइन हो गया। तो अभी डॉक्टर आके मुझे उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, पर आपको ये भी समझना है कि मैं बीमार इंसान हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और मैं एक लेमन को इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो लेमन के लिए एक अल्सर लीजन सिमिलर चीज़ है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, लिटरली भी बॉडी में अल्सर लीजन एक्चुअली सिमिलर ट्रेजेक्टरी के भी चीज़ें हैं। अगर डॉक्टर्स को ये समझ में आ गया तो वो अल्सर लीजन के ट्रीटमेंट रेजिमेंट्स भी करेक्टली करेंगे। तो ये जो यहाँ अल्सर जैसा लीजन उनको दिखा था, हर नोड्यूल मेरा लीजन नहीं था। यहाँ 5-10 नोड्यूल्स थे, या जितने भी नोड्यूल्स थे अभी मुझे याद नहीं है, पर जितने भी नोड्यूल्स थे उसमें से 1-2 नोड्यूल ही लीजन में कन्वर्ट हो गया था। और लीजन में कन्वर्ट हो गया था करके वो पेनफुल भी था, क्योंकि जैसे हमारे खुले माउथ अल्सर्स जब हो जाते हैं, जो ओपन वुंड वाले माउथ अल्सर होते हैं, आपने देखा होगा, अगर ये माउथ अल्सर थोड़े से पिंपल जैसे हैं, उसको ऐसे करके हम टंग से थोड़ा सा टच करेंगे, ज़्यादा पेन नहीं होगा, हल्का हल्का फोड़ी जैसा पेन होगा, पिंपल जैसा पेन होगा। पर अगर वो ओपन वुंड हो चुका है, उसको अगर हमने टंग से टच कर दिया, ज़्यादा दर्द होगा। उसको सिर्फ टंग से नहीं टच किया, अगर मैंने कुछ एसिडिक फूड खा ली, ज़्यादा दर्द होगा। अगर कुछ तीखा खा लिया, ज़्यादा दर्द होगा। तो अगर मेरे को ये दर्द नहीं चाहिए, मैं दवाई तो खा के ये दर्द को बंद कर सकती हूँ, पर दवाई खाने के जगह, पेन का दवाई नहीं खाने के जगह दूसरा चीज़ क्या कर सकती हूँ, उसको बोलते हैं प्रिवेंटेटिव केयर, सपोर्टिव केयर। सपोर्टिव और प्रिवेंटेटिव केयर क्या होगा? प्रिवेंटेटिव केयर होगा कि अगर मैंने ऑब्जर्व किया उसको टच करने से मुझे पेन हो रहा है, अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि तीखा खाने से पेन हो रहा है, अगर मैंने ऑब्जर्व किया कि ये गरम कुछ खाने से पेन हो रहा है, अगर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि उसमें एसिड वाला कुछ खाना खाने से ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एसिड के खाने कम खाने चाहिए, ज़्यादा एसिडिक फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए, मुझे ज़्यादा एसिडिक ड्रिंक्स नहीं कंज्यूम करना चाहिए, मुझे ज़्यादा हॉट फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए, मुझे ज़्यादा तीखा मसालेदार फूड नहीं कंज्यूम करना चाहिए। ये है माउथ अल्सर के पेन को ही कम करने के लिए। सेम ही, बिकॉज अल्सर्स मैंने बोला ना प्रिंसिपल ही सेम है। तो अगर मेरे पेट में भी अल्सर है, यही ट्रीटमेंट रेजिमेंट प्रिवेंटेटिव केयर के अल्सर वाले पेशेंट्स को भी डॉक्टर देते हैं कि आप ज़्यादा तीखा ना खाएं, आपको अगर जलन जिस चीज़ से हो रही है वैसे वाले खाना ही ना खाएं, ऐसे वाले खाने ना खाएं जिससे आपका पेट ज़्यादा गर्म हो जाए। ऐसे करके डॉक्टर्स आपको प्रिवेंटेटिव केयर देगी। ये आयुर्वेदा का डॉक्टर भी दे सकता है, न्यूट्रिशनिस्ट भी आपको दे सकता है, एलोपैथी का डॉक्टर भी दे सकता है। इनफैक्ट यूएस में फार्मासिस्ट जो मेरे जैसे काम करते हैं, हम भी पेशेंट्स को यही सब एडवाइस देते हैं जब उनको अल्सर पेट में हो या माउथ में हो और वो फार्मासिस्ट के पास कुछ थेरेपी के लिए आए हैं।
इनफैक्ट फार्मासिस्ट फ्री थेरेपी दे देते हैं कोई कोई पेशेंट्स को, या ये पार्ट ऑफ एंसिलरी थेरेपी है उन पेशेंट्स का जो लोग उन फार्मेसी से रेगुलरली मेडिसिन लेते हैं। तो ये है यूएस में फार्मासिस्ट का रोल। इसलिए मुझे हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा पता है, और मुझे हेल्थ केयर के बारे में ज़्यादा पता है जो इंडिया के फार्मासिस्ट नहीं करते हैं पर यूएस के फार्मासिस्ट करते हैं करके मेरा लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ प्रैक्टिस ऑफ क्लिनिकल थिंग्स हायर है इंडिया के फार्मासिस्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, तो वो एक हो गया, मेरा लेवल ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस हायर है क्लिनिकल चीज़ों के बारे में। तो इतने क्लिनिकल नॉलेज के बाद मैं क्या इंडियन, मेरे को अगर लोगों ने एक्सपेक्ट किया कि इंडिया में फार्मासिस्ट की तरह मैं बेवकूफ़ हूँ या मुझे हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता, वो मेरी बेवकूफ़ी है कि दूसरों की बेवकूफ़ी है अगर वो नहीं समझ पाए कि मेरे पास क्लिनिकल नॉलेज है जो दूसरे देशों से मेरे को मिला है क्योंकि मैं वो दूसरे देश में काम करती थी। इसको मैं आपको समझा सकती हूँ, पर अगर आपने ये समझ के ये समझ लिया कि मुझे ईगो आ रहा है, उसमें भी बेवकूफ़ी या गलती किसकी है, मेरी है कि आपकी है, कि आपने समझा ही नहीं कि मेरा लेवल ऑफ नॉलेज क्या है ना। तो ये हो गया, ऐसे लोग मेरे को मिल रहे थे, पर्सनल लाइफ में भी मिल रहे थे, प्रोफेशनल लाइफ में भी मिल रहे थे। प्रोफेशनल लाइफ मीनिंग जब मैं डॉक्टर के पास जा रही थी वो लोग एक्चुअली मेरे प्रोफेशनल कोलीग्स ही हैं इन सम वे। मैं करेंटली वर्क नहीं कर रही पर दे आर कलीग्स, कि अगर उन्होंने मेरे को कलीग की तरह देख के भी मेरे साथ इस पर काम किया, हम एक हेल्थ केयर रिसर्च का कुछ काम कर सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट का काम भी कर सकते हैं। तो इसलिए दैट लेवल इन अ सुपरफिशियल लेवल दे आर पोटेंशियल कोलीग्स। तो वो पोटेंशियल कोलीग्स को नहीं समझ में आया मेरा प्रॉब्लम क्या चल रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, मैं कुछ कर नहीं सकती, वो अलग बात है। ये पर मैं फार्मेसी की फील्ड की हूँ, मेरे को हेल्थ केयर नॉलेज है, इसलिए ये एक पार्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस है। दूसरा पार्ट ऑफ द एक्सपीरियंस एज अ ऑर्डिनरी पेशेंट, अगर मेरे पास हेल्थ केयर का कोई नॉलेज नहीं होता, ज़ीरो नॉलेज या वेरी बेयर मिनिमल नॉलेज होता, उसमें भी एज अ पेशेंट तो मुझे सेल्फ अवेयर रहना है। अगर मेरे को डॉक्टर ने नहीं बताया कि माउथ अल्सर है या पेट में अल्सर है और तीखी चीज़ें खानी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने बॉडी को समझना चाहिए। अगर डॉक्टर भूल गया मुझे बताने, फार्मासिस्ट भूल गया मुझे ये बताने कि तीखी चीज़ें मत खाओ, गर्म चीज़ें मत खाओ, एसिडिक वाली चीज़ें मत खाओ या कम खाओ, या ऐसे न्यूट्रिशनल चीज़ें खाओ जिससे एसिडिटी न बढ़े बॉडी में, ये सब चीज़ें अगर डॉक्टर ने मुझे बताना भूल गया, क्योंकि कोई कोई डॉक्टर भूल सकते हैं, कोई कोई डॉक्टर के पास टाइम नहीं है ये सब बताने की, कोई कोई डॉक्टर्स ने ये सीखा तक नहीं है कि पेशेंट को ये प्रिवेंटेटिव केयर एस्पेक्ट्स आपको गाइडेंस में देना चाहिए। क्योंकि इंडिया का सिस्टम क्या है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने इंडियन डॉक्टरों के साथ काम नहीं किया है, पर इंडियन डॉक्टरों के साथ मैंने रियल लाइफ जिया है। मेरे फैमिली में बहुत सारे इंडियन डॉक्टर हैं। यही जो मेरे ग्रैंडफादर मर गए डायलिसिस के बाद भी 10 साल उनको डायलिसिस ने चलाया, पर इंडिया के डॉक्टर्स जो उनकी फैमिली में ही हैं, उनको क्या लगता है दवाई दे दो, डायलिसिस दे दो, हो गया ख़त्म ट्रीटमेंट रेजिमेंट। पर यूएस में ऐसा नहीं है। यूएस में डायलिसिस दे दो, मेडिसिन दे दो, उतने तक ही पेशेंट्स का केयर नहीं होता। यूएस में अगर आप सच में अच्छे फार्मासिस्ट हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, कोई भी टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो, डायलिसिस के साथ साथ न्यूट्रिशन भी देखा जाता है, मेडिसिन के साथ साथ आप मेडिसिन के हार्म भी देखते हैं, आप पेशेंट के लाइफ के फैक्टर्स को भी इन्वॉल्व करके पेशेंट को कुछ कुछ गाइडेंसेस देते हैं। और इसका भी डेवलप्ड वर्क अभी हो रहा है। मैं जो वर्क बता रही हूँ यूएस के बारे में 10 साल पहले की बात बता रही हूँ, क्योंकि दैट्स द टाइम जब मैं फार्मासिस्ट का काम और क्लिनिकल रिलेटेड स्टडीज़ कर रही थी। मेरे लास्ट क्लिनिकल रिलेटेड स्टडीज़ मैंने 2014 में किया था। उसके बाद से मेरे क्लिनिकल रिलेटेड स्टडीज़ 2014 से अब तक 10 सालों में बहुत कम हुआ है क्लिनिकल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी रिलेटेड वर्क का। पर जब ये मेरे, क्योंकि तब मैं दूसरे MBA का काम कर रही थी, दूसरे सब्जेक्ट्स में चली गई थी, पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स की वजह से पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स में एंड टॉपिक्स में भी मैं चली गई थी। तो ये सब करते करते जब मेरा हेल्थ सच में इतना डिटेरियोरेट हो गया, जी डॉक्टर मुझे करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, या जो दे रहा है उससे मुझे समझ में आ रहा है कि मुझे हेल्थ हार्म हो सकता है। कौन सा हेल्थ हार्म? थायराइड के लिए मेडिसिन दे के शायद ये ट्रीटमेंट रेजिमेन मेरा शायद थायराइड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था, पर उस वक्त मुझे हाइटेंड एलर्जीज़ चल रही थी। हाइटेंड एलर्जीज़ के वक्त अगर आप नीडल ना यूज़ करें, अगर आप सर्जरी में ना जाएं, अगर आप कोई
एडिशनल मेडिसिन भी ना डाले बॉडी में तो आपके लिए अच्छा है। ये चीज़ मुझे कब समझी, थोड़ी सी इंट्यूटिवली समझी, थोड़ी सी, क्योंकि मैं इतने हेल्थ प्रॉब्लम्स में तभी जूझ रही थी कि एक थोड़ा सा भी फूड जो मेरे को पहले माइनर एलर्जी देता था, जैसे ऐसे मैं कर रही हूँ, माइनर ऐसे छींक दे रहा था या इरिटेशन दे रहा था स्किन में, वही फूड जो 10 साल पहले 5 साल पहले मुझे सिर्फ छींक देता था या स्किन इरिटेशन देता था, सिर्फ फूड नहीं दूसरे केमिकल्स भी, जो भी चीज़ें जो माइनर लेवल कर रही थी प्रॉब्लम, जब मैं हाइटेंड स्टेट ऑफ एलर्जी में थी, जो मेरे मेडिकल रिपोर्ट्स में भी आ चुका था, पर मैं ब्लड रिपोर्ट्स में, उसमें जब हाइटेंड एलर्जी में हूँ उस वक्त थोड़ा सा भी ऐसा केमिकल जो या ऐसा माइक्रोब जो मुझे एलर्जी दे रहा है वो मैंने कंज्यूम कर दिया, तो मुझे लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जीज़ हो रही थी, जिसको एनाफिलैक्सिस कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, पर एनाफिलिसिस या सिवियर एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये जो होता है इसमें आपको इतना ज़्यादा एलर्जी का असर आ जाएगा कि सिर्फ छींक लेवल तक, स्किन एलर्जी लेवल तक, स्किन लाल रेड ना हो जाए वैसे लेवल का एलर्जी आपको नहीं चल रहा होता। और ये तो स्किन का प्रॉब्लम है या नाक के पास का प्रॉब्लम है, जब आपको छींक आएगी या आपका नाक ऐसे इरिटेट हो रहा होगा या आपको कफ आ रहा होगा, वो तो नेसल पैसेज एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के एलर्जी का सिम्टम्स है। और स्किन के एलर्जी का सिम्टम्स इरिटेशन होगा, बहुत इन्फ्लेमेशन जैसा होगा, या ब्लड टेस्ट में आपको आ जाएगा स्किन एलर्जी या दूसरे एलर्जी चल रहे हैं, ये सब। पर खाने के साथ क्या होगा, अगर खाने में केमिकल या माइक्रोब या दोनों चीज़ों की वजह से आपका बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स चल रहा है, तो वो खाना खाते वक्त ही अगर आपने कंज्यूम कर दिया और हाइटेंड स्टेट ऑफ एलर्जी चल रहा है, वो खाना खाते वक्त आपका ऐसा होगा कि आपको चोकिंग आएगा, आपका गला दब जाएगा कि इस चीज़ को मत खाओ, इसको निकाल दो गले से, ठीक है। या आपने खा लिया और वो एब्जॉर्ब हो गया आपके बॉडी में और वो हाईली हार्मफुल है उस वक्त, क्योंकि आप हाइटेंड स्टेट ऑफ एलर्जी में हो, तो आपको रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, कोई और सिस्टम भी आपका फेलियर कर सकता है। और इसी की वजह से एनाफिलैक्सिस की वजह से या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से बहुत सारे एलर्जी के पेशेंट सडनली मर जाते हैं, या सिवियरली हॉस्पिटलाइज्ड हो सकते हैं, क्योंकि आपका कोई सिस्टम इतना फेलियर में चला गया, इतना शटडाउन में चला गया। और शटडाउन में वो क्यों जा रहा है, क्योंकि वो हेल्थ हार्मिंग है। आपकी बॉडी बोल रहा है कि इसको आप बॉडी में लाओगे तो मेरे को तकलीफ़ हो रही है और बंद करना है, क्योंकि अभी मेरी बॉडी में बहुत सारी पीड़ाएँ चल रही हैं। क्योंकि जब हाइटेंड एलर्जी में आपको 10 चीज़ों से एलर्जी हो रही हो सकती है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं। और वो 10 में से भी अगर उसके ऊपर आपने 11वीं चीज़ डाल दी, वो इंग्लिश में सेइंग होते हैं द स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। मतलब एक ऊँट को आप लेके जा रहे हो, उसके ऊपर बहुत सारे सामान लाद के आप उसको लेके जा रहे हो डेजर्ट में, पर वो ऊँट अभी इतना बीमार हो चुका है, इतने उसके ऊपर लाद दिया है आपने बोझा, कि वो बोझे में एक छोटा सा स्ट्रॉ भी दे दे। स्ट्रॉ तो कितना हल्का होता है, वो तो हम नॉर्मली अगर हमारे पास कोई बोझा नहीं है, ऐसे मैंने स्ट्रॉ को हाथ में लेके मैं घूम रही हूँ, या इवन एक कैमल के ऊपर स्ट्रॉ आपने डाल दिया, कैमल को कुछ नहीं होगा। पर अगर कैमल का बोझा का लेवल, उसका जो कैपेसिटी के ऊपर का अगर वो कैरी कर रहा है बहुत सालों से या बहुत दिनों से, तब क्या होगा, वही ऊँट उसके ऊपर अगर एक छोटी सी भी आपने घास का टुकड़ा डाल दिया, स्ट्रॉ डाल दिया, छोटा सा भी हल्का सा भी कुछ चीज़ डाल दिया, अगर उसके लेवल ऑफ बोझा कैरिंग कैपेसिटी बहुत हाई हो गई है, वो तो गिर जाएगा और उसका पीठ टूट सकता है, इवन छोटे से हल्के से स्ट्रॉ के साथ, हल्की सी चीज़ के साथ, क्योंकि उसने बोझा इतना कैरी कर लिया। अगर वो 10 kg कैरी कर सकता है और शायद वो बहुत सालों से 12 kg मगर उससे कैरी करवाया जा रहा है, वो 12.1 kg भी 0.001 kg भी उसके पीठ को तोड़ सकता है, क्योंकि उसके पीठ के पास और कैपेसिटी नहीं है उसको कैरी करने की। सेम थिंग एलर्जिक रिस्पॉन्स वैसा ही होता है कि मेरे बॉडी में बहुत बोझा आ गया है एलर्जीज़ का, इतना बोझा भी आ गया है कि एक दवाई भी बोझा बन सकती है, क्योंकि दवाई से भी लोगों को एलर्जी आ सकती है। क्योंकि एक दवाई के एक इंग्रेडिएंट में, अगर एक दवाई फार्मास्यूटिकल के बारे में मैं बताऊंगी, तो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन का एक छोटा सा एक इतना डॉट सा आपका इतने साइज़ का भी आपका मेडिसिन होगा, ये इतने छोटे से साइज़ के मेडिसिन में भी आपको 10 इंग्रेडिएंट्स कभी कभी होते हैं, और वो 10 इंग्रेडिएंट्स में से अगर एक भी इंग्रेडिएंट में मेरे को एलर्जी आ गई है, जो मुझे पता भी ना हो, मुझे कभी कभी पता भी रह सकती है इस चीज़ का मुझे एलर्जी चल रहा है, कभी कभी पता भी नहीं होगी कि मुझे इस चीज़ का एलर्जी है,
तो उस वक्त क्या होगा, मुझे पता हो ना हो, डॉक्टर को पता हो ना हो, अगर मेरे बॉडी में वो स्ट्रॉ लेवल का एलर्जी का लेवल चल रहा है कि एक लास्ट एलर्जन आ जाए तो मेरा हेल्थ कोलैप्स हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी वो कोलैप्स अगर इतने लेवल पे हुआ है कि अभी भी मेरे अंदर सुधार आ सकती है, तो डॉक्टर की ट्रीटमेंट मुझे सुधार कर देगी और मैं ठीक तो हो जाऊंगी। पर अगर वो ऐसे लेवल तक पहुंच गई है कि जब वो टूटा कैमल वो ऐसे वे में टूट गया, या जब मेरा हेल्थ कोलैप्स हो गया कि लंग कोलैप्स हो गया, या कार्डियक सिस्टम कोलैप्स हो गया, या सेरेब्रल सिस्टम कोलैप्स हो गया, कुछ तो कोलैप्स हो गया मेरा, या मल्टीपल ऑर्गन एक साथ फेल हो गया वो लास्ट एलर्जन की वजह से, इमीडिएटली मेरा डेथ आ जाएगा, क्योंकि बॉडी उसको और ले ही नहीं पाएगा। अगर मल्टीपल ऑर्गन डैमेज हो गया तो कैसे लेगा बॉडी, सारे ऑर्गन सभी, और मल्टीपल ऑर्गन लेवल डैमेज तक आप पहुँचे कैसे, धीरे धीरे आप पहुँचे, उस दिन नहीं पहुँचे जिस दिन आप मरे, उसके 10 दिन पहले, 10 साल पहले, 10, 20, 30 साल से धीरे धीरे आपके बॉडी में वो बोझा बढ़ रहा था, हेल्थ हार्म का बोझा बढ़ रहा था। और इसीलिए हेल्थ हार्म आपका न हो करके आपको प्रिवेंटेटिव और सपोर्टिव केयर लेना ज़रूरी है। जो मेरे ये नाना जी जब वो मर रहे थे उसकी पहले उनकी फैमिली को मैंने थोड़े इंडिकेटर्स देने की कोशिश की कि देखिए उनको उनके ब्रेन डैमेज के इंडिकेटर्स के लिए ऐसे आप करेंगे तो आपको हेल्प होगा। ब्रेन डैमेज क्यों हो रहा था उनको, उनके बॉडी में अभी फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपका किडनी डैमेज हो रहा है, धीरे धीरे आपके दूसरे ऑर्गन्स भी डैमेज हो रहे होते हैं, वो डैमेज न हो करके आपको डायलिसिस मिल रहा होता है। डायलिसिस में क्या हो रहा होता है, आपकी खून में खराबी है, खून में खराबी है, किडनी आपके खून की खराबी को निकाल नहीं पा रही है, किडनी आपके खून की खराबी को नेचुरली निकाल नहीं पा रही है, करके एक मैकेनिकल चीज़ से खून की खराबी को निकाल के अंदर आपको क्लियर ब्लड दिया जा रहा है, क्लियर वाटर वाला कुछ हेल्दी चीज़ दिए जा रही है आपको, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब दिया जा रहा है डायलिसिस में, ताकि आप अच्छे हेल्थ स्टेटस में रहें। कभी कभी आपको मेडिसिन भी दिए जा रहा है वो अच्छे किडनी के स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो ये सब जो मिला के आपका चल रहा है, जब आपका क्रॉनिक किडनी फेलियर चल रहा है, इसीलिए आप डायलिसिस में हैं। तब अगर आपके बॉडी में मगर ये आया कैसे डायलिसिस का स्टेज, इसलिए आया क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में बहुत टॉक्सिन्स हैं। वही टॉक्सिन्स अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अगर 1-2 टॉक्सिन्स भी एलिमिनेट करेंगे, आपको उतने डायलिसिस का खर्चा नहीं होगा, आपको शायद डायलिसिस के स्टेज तक ना जाना पड़े, या आप अगर हाइटेंड डायलिसिस स्टेज में भी थे, धीरे धीरे आपका डायलिसिस स्टेज आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ये सब पोटेंशियल है, पॉसिबिलिटी है, पर कब रिवर्स कर सकते हैं, जब आपके डायलिसिस के कारण जो रीज़न से आपका किडनी फेल हो रहा है वो कारण अगर स्टेप बाय स्टेप चला जाए। तो जैसे मेरे यहाँ का नोड्यूल जो है, अभी मैं गारंटीड कह सकती हूँ कि मेरे यहाँ या तो बहुत सारे नोड्यूल्स नहीं है, या तो वो लीजन हील हो चुका है, जबकि मैंने मेडिकल प्रैक्टिस की ही नहीं उसको हील करने के लिए, मैंने सिर्फ प्रिवेंटेटिव प्रैक्टिस की। प्रिवेंटेटिव प्रैक्टिस क्या की, जैसे आपको एसिड की चीज़ें खाना बंद करना है, अगर मुंह में अल्सर है, पेट में अल्सर है, ये भी एक ओपन लीजन हो चुका है, तो ये एक अल्सर जैसी चीज़ है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए मैं तभी, क्योंकि एक आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास भी गई थी, उसी ने कहा कि, और मेरे बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन था, इन्फ्लेमेशन मतलब बॉडी में हीट है, ताप है, ठीक है, इंग्लिश में भी उसको इन्फ्लेमेशन का हिंदी वर्ड ताप ही है, तो उसने आयुर्वेदा में कहा आपके बॉडी में ताप है, और इंग्लिश में मेरे बॉडी के इन्फ्लेमेटरी जो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं वो दिखा रहे थे कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हाई है। क्लिनिकली एलोपैथी के क्लिनिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के ऊपर भी मेरे अंदर एलर्जी एंड इन्फ्लेमेशन हाई थे, और आयुर्वेदा के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में भी मेरे अंदर ताप हाई था। ताप मतलब हीट, इन्फ्लेमेशन मतलब भी हीट, मतलब मेरा बॉडी ओवर हीटेड हो रहा है। ओवर हीटेड क्यों हो रहा है, एलर्जिक थिंग्स की वजह से हो रहा है, कि जो चीज़ें मेरे बॉडी में खराबी दे रही है वो बॉडी प्रोटेस्ट कर रहा है कि इसको निकालो, इसको निकालो, पर मेरे कुछ ऑर्गन्स डैमेज्ड है, इसलिए कम्प्लीटली मैं निकाल नहीं पा रही, या तो जब मेरे ऑर्गन्स डैमेज नहीं थे उस वक्त जब लेस डैमेज था तब मैं निकाल तो पा रही थी, पर इतने सारे केमिकल्स ख़राब मेरे बॉडी के अंदर थे, सबको एक साथ निकालना डिफ़िकल्ट था। तो मेरा बॉडी इसलिए हाइटेंड इन्फ्लेमेशन में मुझे डिस्ट्रेस दे रहा है, कि सिग्नल दे रहा है आपकी बॉडी में बहुत सारे खराबियाँ हैं, एक एक करके निकालना है। तो कौन सी खराबी एक एक करके निकालनी है, मेरे बॉडी एक एक करके मुझे बता रहा है कि जैसे उस वक्त
मेरे एलर्जी रिपोर्ट में आ गया कि मुझे ईस्ट का एलर्जी चल रहा है। ईस्ट का एलर्जी, ऐसे तो मैं ईस्ट के प्रोडक्ट्स बहुत खा चुकी हूँ, पूरे ज़िंदगी हमने ईस्ट के प्रोडक्ट्स बहुत खाते हैं। कहाँ कौन से ईस्ट के प्रोडक्ट्स हम लोग खाते हैं? हम लोग छोले भटूरे में भी ईस्ट डालते हैं, भटूरे में हम लोग ईस्ट, दही में भी ईस्ट होती है, हमारे चपाती में भी कभी कभी ईस्ट होने के चांसेस हैं, या ईस्ट ना हो मोल्ड होने के चांसेस हैं, जो सिमिलर एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसलिए अगर आपको ईस्ट का एलर्जी डेवलप हो रहा है, कभी कभी मोल्ड का एलर्जी भी डेवलप हो सकता है। सेम वे अगर आपका और क्या क्या ईस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वाइन में भी ईस्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपके वीट में अगर ईस्ट है तो वीट में ईस्ट के वजह से या फंगस के वजह से आपको वीट प्रोडक्ट से भी ईस्ट का एलर्जी डेवलप हो सकता है। तो ये 5 प्रोडक्ट्स का एलर्जी मुझे एक्चुअली जब टेस्ट रिपोर्ट में मुझे दिखा कि मुझे ईस्ट का एलर्जी है, तब मुझे दही में भी ईस्ट होता है, राइट? दही में भी हो सकता है, दूध में भी हो सकता है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स में भी ईस्ट के होने के चांसेस हैं। तो ये सब कारणों से क्या हुआ मेरे साथ कि ईस्ट का एलर्जी तो मुझे रीसेंट टेस्ट में डिटेक्ट हुआ, पर अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ मेरे पास्ट में, मुझे समझ में आया कि पास्ट में ईस्ट की एलर्जी की वजह से मुझे सिम्टम कौन सा आ रहा था। मेरा सिम्टम ईस्ट की एलर्जी की वजह से मुझे बहुत एक्सट्रीम ड्राउजीनेस आ जाता है, क्योंकि मेरा ब्रेन शट डाउन कर रहा होता है ईस्ट के कंटेमिनेशन से या एलर्जी से। तो बहुत सारा अगर ईस्ट वाला प्रोडक्ट मैंने खा लिया, मुझे बहुत एक्सट्रीम नींद आ जाती है, ठीक है। और ये जो एक्सट्रीम नींद वाला फेज़ है, मुझे यूएस में आए हैं अलग अलग प्रोडक्ट से, पर बहुत हल्के हल्के आए थे, तभी माइल्ड एलर्जी चल रही थी। तो मेरा ड्राउजीनेस भी 5 मिनट का ड्राउजीनेस, मैंने देख लिया मेरे को क्या होता था। मैं वाइन, अगर मेरे फ्रेंड्स के साथ जाके वाइन पिया है, और मैंने वाइन टेस्टिंग में एक बार गई, वाइन थोड़ा सा पिया, 1 ml वाइन पी के मुझे नींद आ रही थी। 1-2 ml पिया तो और नींद आ रही थी देख के। मैंने वो वाइन टेस्टिंग में मुझे 5-5 ml का 15 ml वाइन मिलने वाला था, 15 ml की जगह मैंने 3 ml पी के ही छोड़ दिया, मेरे फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो वाइन, मैंने पिया ही नहीं क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी। तो ऐसे मेरे को 1 ml, एक सिप लेने से, एक सिप में क्या 1 ml टाइप ही मैं पी रही होंगी, तो वो एक सिप ऑफ वाइन से मुझे जब नींद आ रही है, मुझे दिखा, मैं तो वाइन पीती नहीं, इसलिए 1 बार 2 बार ट्राई करके बंद कर दिया, कभी नहीं पिया वाइन। पर मेरे जैसे अगर दूसरे लोगों ने ऑब्जर्व ही नहीं किया कि वाइन से उनको इतनी नींद आ रही है, या उनको वाइन के ईस्ट के वजह से एलर्जी आ रही है, उनको तो पता ही नहीं उनका सोर्स क्या है। मुझे पता है करके मैंने वाइन स्टॉप किया। वैसे ही बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो ईस्ट वाले मैं कंज्यूम करती थी, पर तभी मुझे इतनी नींद नहीं आती थी। जिसमें हाइटेंड ईस्ट थी उससे नींद आती थी, जैसे भटूरे में। पर जिसमें हल्का हल्का ईस्ट है, जैसे अगर दही में है, दही से मुझे कभी इतनी नींद नहीं आई है। पर रिसेंट टाइम से मुझे क्या हो गया, मैं सोए वाले भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाती हूँ, सोए में भी ईस्ट होता है, तो सोए सॉस डाल के चाइनीज़ नूडल्स खाती थी, बहुत साल खाती थी, कुछ नहीं हुआ। पर एलर्जी का फंडा ये है कि अगर आपका एलर्जी धीरे धीरे आपके बॉडी में कोई भी कारणों से बढ़ रहा है, कि बहुत सारे एलर्जेंस आपके बॉडी में आ गए, या जो प्रोडक्ट पहले आप खाते थे उसमें शायद थोड़ा सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ ईस्ट होता था, आजकल मगर उसी प्रोडक्ट में बहुत सारा ईस्ट है, तब क्या होगा, आपके बॉडी में हाइटेंड एलर्जिक रिस्पॉन्स आ जाएगा। और ज़्यादा एलर्जी का रिस्पॉन्स आ गया तो वैसे ही वो जो स्ट्रॉ एक कैमल का पीठ को तोड़ सकता है, आपके बॉडी में एक छोटा सा एलर्जन भी, छोटा सा थोड़ा सा भी एलर्जन आपको सडनली हेल्थ के डिस्ट्रेस में डाल सकता है। जो मेरे साथ कैसे हुआ, मैं पनीर, मिल्क प्रोडक्ट्स ये सब बहुत खाती थी, कभी मुझे एलर्जी नहीं हुई ईस्ट रिलेटेड। पर एक दिन ऐसा आया जब इतना सा छोटा सा पनीर का टुकड़ा जो सोया सॉस में बना हुआ था, क्योंकि वो एक इंडो चाइनीज़ फ्यूजन डिश था, तो उस फ्यूजन डिश में सोया सॉस भी था जिसमें ईस्ट है, पनीर भी था जिसमें ईस्ट के पोटेंशियल है। ये दोनों चीज़ों का मिश्रण, एक इतना सा मैंने, इतना 1 मिलीमीटर का मैंने पनीर का टुकड़ा खाया उस दिन, तो मेरा गला चोक हो गया। और खाया मतलब क्या, मेरे मुंह में मैंने शायद इतना सा पीस 1 सेंटीमीटर का पनीर डाला था, पर वो 1 सेंटीमीटर का पनीर जब मैं घोंट रही थी, च्यू करने के वक्त हम क्या करते हैं, च्यू करते 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 थोड़ा थोड़ा करके हम घुट रहे होते हैं खाना, तो उसमें ऐसा हुआ कि मेरे मुंह में शायद 1 सेंटीमीटर पड़ा हुआ था, पर उसका एक छोटा सा 1 मिलीमीटर टुकड़ा मैंने गले में घोट दिया था। तो वो हल्का सा टुकड़ा जो च्यू करके मेरे गले में चला गया था, वो 1 मिलीमीटर से छोटा भी टुकड़ा हो सकता है। अभी मैंने तो मेजर नहीं किया है कि कितना टुकड़ा मेरे गले में गया, ये अप्रॉक्सीमेटली मैं बोल रही हूँ, पर ये अप्रॉक्सीमेट छोटा सा जो टुकड़ा मैंने घोंट लिया था, वो टुकड़े से मुझे क्या हो गया, यहाँ पे चोकिंग स्टार्ट हो गया।
क्योंकि वो मेरे बॉडी के लिए, तभी मेरे बॉडी में हाइटेंड एलर्जी चल रही थी और उस प्रोडक्ट में जो यीस्ट था उसका एलर्जी भी चल रहा था। इसके वजह से वो एलर्जिक चीज़ मेरे गले में आते ही मेरे को चोक करने लग गया कि मैं स्वॉलो न करूँ वो खाना। तो मैंने उसको फिर खांस के निकाल दिया, खांस के भी निकाल दिया। फिर थोड़ा सा मैंने पानी वानी पी लिया कि अगर इधर गले में अटका हुआ है तो वो उतर जाए गले से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक मेरे गले के पास ही क्यों था, क्योंकि यहाँ मेरा थायराइड प्रॉब्लम भी नोड्यूल का चल रहा था। तो मेरे थायराइड ऑर्गन और ज़्यादा उसको रिएक्ट कर रहा था ये एरिया, क्योंकि वो अगर मैंने ये एरिया में अगर मेरे पास कोई थायराइड का प्रॉब्लम नहीं चल रहा होता तो वो मैं खा लेती और वो मैं पेट में जाके फिर मेरा बॉडी उसको निकालने की कोई और तरह से कोशिश करता। और अगर पेट में जाके मगर वो अगर और ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल चीज़ होता मेरे हेल्थ के लिए, तो मुझे लॉन्ग टर्म सडनली लोगों को ऐसे हाइपर एलर्जिक रिस्पॉन्सेस का एक प्रॉब्लम ये है कि सपोज़ मैंने कोई एलर्जिक खाना खा लिया, इमीडिएटली उसका रिस्पॉन्स आज ही आएगा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर ये एलर्जिक चीज़ मैंने खा ली होती, खा के वो अगर एब्जॉर्ब हो गया होता, एब्जॉर्ब होके अगर वो मेरे हार्ट में या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया होता वाया द सर्कुलेटरी सिस्टम, दोनों वे से वो सडनली या कोई और सिस्टम में चला गया होता जहाँ पे वो वहाँ पे कुछ ओवरलोड चल रहा है वो सिस्टम का शटडाउन सडनली 3-4 घंटे बाद या 10 दिन बाद भी किसी किसी के बॉडी में आ सकता है। क्यों 10 दिन बाद किसी के बॉडी में आ सकता है? 10 दिन बाद तब आएगा जब वो चीज़ प्लस दूसरे और एलर्जिक चीज़ें मिलके आपके बॉडी में कुछ किए। 2-3 घंटे बाद तब आ सकता है जब वो चीज़ बॉडी में एब्जॉर्ब हो गई और वो ऑर्गन में चले गई जिस ऑर्गन में इतना लोड चल रहा था कि जैसे पीठ टूट सकता है, वैसे वो ऑर्गन का अभी ओवरलोडिंग चल रहा है टॉक्सिन का, इसलिए वो ऑर्गन का लास्ट वो टॉक्सिन उस ऑर्गन में जब पहुंचा वो ऑर्गन डैमेज हो गया मतलब कोलैप्स हो गया। तो हार्ट फेलियर इसलिए किसी किसी को हो जाता है, किसी किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बंद हो जाता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है या कंप्लीट रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है। तो इसीलिए एलर्जी के रिलेटेड चीज़ें समझना लोगों का ज़रूरी है, हेल्थ के रिलेटेड चीज़ें समझना ज़रूरी है। और प्रिवेंटेटिव केयर भी, जो एलर्जी वाले पेशेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रिवेंटेटिव केयर करते हैं, पर सेम एलर्जी जैसे यूएस में एटलीस्ट करते हैं, पर इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ही लोगों को नहीं समझ में आएगा तो कैसे करेंगे। लोगों को पहले समझना है ये कॉन्सेप्ट की एलर्जी के लिए, इसलिए आपको बहुत ध्यान रख के काम करना होता है, माइंडफुली आपको आपका हेल्थ का ख्याल रखना होता है। एंड मैं ये सब एलर्जी के बारे में एक और वीडियो भी डिटेल में एक और बार बना दूँगी, पर मेन चीज़ है सिर्फ एलर्जी नहीं, अगर आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिक लोड हाई है, कोई भी टॉक्सिक केमिकल का या बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल आपने खा लिए, वैसे छोटे छोटे 3-4 सोर्सेज ऑफ टॉक्सिक वाले केमिकल्स हम इंडिया में हमेशा रेगुलरली खाते हैं, क्योंकि हमारे फूड में बहुत फूड कलरिंग होती है, कभी कभी हमारा पानी अच्छा नहीं होता, कभी कभी हमारा हवा अच्छा नहीं होता, कभी कभी हमारे फूड में इतने केमिकल डाले हुए फूड हमें मिलते हैं, वो केमिकल्स की वजह से टॉक्सिन लोड हाई होती है बॉडी में। तो ये सब की वजह से हो रही है। पर हम खाना जिस प्लेट में बना रहे हैं या सर्व कर रहे हैं, वो प्लेट में भी अगर केमिकल कंटामिनेशन हो, जिस प्लेट में अगर हमने खाना कुक किया जिस वेसल में, उसमें अगर उसमें से केमिकल्स लीच हो रहे हैं हमारे खाने में, ये सब मिला के भी तो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इन नाना जी का क्या प्रॉब्लम था कि बंगाल में हम स्पेशली, ये बंगाल का प्रॉब्लम बहुत है, बंगाल में हमारे फैमिलीज़ में बहुत एल्युमिनियम के वेसल्स में हम खाना बनाते हैं। अब एल्युमिनियम क्या करता है? एल्युमिनियम लीच हो सकता है हमारे खाने में जब हम बॉईल कर रहे हैं कोई खाना, अगर वो ऐसा एल्युमिनियम है जो लीच होता है। अगर अच्छे क्वालिटी का एल्युमिनियम है शायद लीच ना हो, पर अगर उतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है, या तो फिर अगर अभी पुराना मटेरियल बन गया है या बहुत सालों से मैंने एल्युमिनियम का खाना खाया है पतीले में, तो क्या होगा, वो एल्युमिनियम का जो लीचिंग है धीरे 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 मेरी बॉडी में जम रहा है। पहले माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में जम रहा था, इसलिए मेरे को कोई हेल्थ का प्रॉब्लम नहीं हुआ, पर 10, 20, 30, 40, 60 सालों से अगर मैंने ऐसे एल्युमिनियम के वेसल्स में ही खाना बना के खाना खाया है, तो क्या हो गया है, ओवर टाइम बहुत सारे टॉक्सिन मेरे बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकते हैं, और हर फैमिली मेम्बर की बॉडी में वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, पर अलग अलग जगहों में डिपेंडिंग ऑन सबका फिजिकल एक्टिविटी क्या था, न्यूट्रिशनल एक्टिविटी क्या था, क्योंकि एक ही घर में 4 इंसान भी रह रहे होंगे, हम सेम न्यूट्रिशनल फूड हमेशा नहीं खाते, थोड़ा सा फूड में वेरिएशन हो ही जाता है।
और फूड में वेरिएशन, और सेम खाना भी खाएंगे। सपोज़ अगर डैड और बेटा बैठ के दोनों को 2 चपाती मिली, दोनों को सेम अमाउंट ऑफ फूड मिला, दही मिली, मीट मिला, वेजिटेबल्स मिला, दाल मिला, सब्ज़ी मिली, सैलड मिला, सब कुछ सेम मिला, 2 लोग भी। पर अगर जो 70 ईयर ओल्ड मैन है और जो 40 ईयर ओल्ड मैन है, वो दोनों की बॉडी में फिर भी अलग चीज़ें चल रही होगी, डिपेंडिंग ऑन उन लोग अभी उस एज में क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्सपोजर है केमिकल्स का उनके हेल्थ में। जिसका एक्सपोजर ज़्यादा उसका हेल्थ ख़राब ज़्यादा, जिसका एक्सपोजर कम या जिसका फिटनेस लेवल ज़्यादा उसका हेल्थ स्टेटस बेटर, ऐसा होता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं एक और वीडियो हिंदी में वापस से बनाने की कोशिश करूँगी, ये कॉन्सेप्ट को डीपली समझाने के लिए। पर मेरे नाना जी के घर में, बिकॉज हम बंगाल में रहते हैं, एल्यूमिनियम ज़्यादा यूज़ होता है। एल्यूमिनियम के बारे में ये टेस्ट कुछ रिसर्च पेपर्स ने दिखाया है कि एल्यूमिनियम अगर आपके ब्रेन में ज़्यादा जाके जम गया है तो आपको अल्जाइमर्स के भी सिम्टम्स आते हैं। अल्जाइमर्स के सिम्टम्स जैसे मेमोरी लॉस होना, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ख़राब हो जाना, और इनको ये कॉग्निटिव एबिलिटीज़ ख़राब होना और मेमोरी लॉस के सिम्टम्स आ रहे थे। प्लस उनकी डायलिसिस में भी दिख रहा है कि एल्यूमिनियम कंटेंट शायद हाई है। वो डायलिसिस में उन्होंने चेक किया है कि नहीं, क्या क्या केमिकल्स उनके बॉडी में हाई है मुझे नहीं पता। पर अगर उन लोग एल्यूमिनियम वाले ही बहुत सारे वेसल्स में खाना रेगुलरली बना रहे हैं, खा रहे हैं, और वो मेटल का कंटेंट अगर उनके बॉडी में इंडीड हार्म कॉज कर रहा है, तो उनके किडनी में भी वो सब चीज़ें होने के चांसेस हैं वो केमिकल्स के। और अगर उनको डायलिसिस का ही थोड़ा रेट कम करना है या अपनी मेमोरी को ही थोड़ा सा सुधार लानी है, तो अगर उन्होंने एल्यूमिनियम के वेसल्स में खाना खाना छोड़ लिया, खाना बनाना छोड़ दिया होता, तो क्या होता कि धीरे धीरे एल्यूमिनियम की जगह अगर कोई और ऐसा, आजकल सेरेमिक के वेसल्स इसलिए निकले हैं कि सेरेमिक कुकिंग आप कर सकते हैं या पॉटरी में कुकिंग कर सकते हैं। ऐसे कुछ अलग अलग चीज़ें मिली हैं, मेटल की भी ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो राइट वाले मेटल वाले प्रोडक्ट में अगर आपने कुक किया, वो जिसमें लीचिंग ना हो, आपको अल्जाइमर्स होने के चांसेस, किडनी डैमेज होने के चांसेस दोनों ही आपके कम हो सकते हैं। और ये उन्होंने मगर नहीं फॉलो किया। क्यों? क्योंकि इंडिया में और उनके फैमिली में डॉक्टर है, वो लोग खुद डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टर हैं उनके फैमिली में, 2 गायनोकोलॉजिस्ट, एक आई डोंट नो व्हाट शी प्रैक्टिसेस बट नेवी की डॉक्टर। ये 3 डॉक्टर होते हुए भी उनको समझ 3 नहीं, और ये लोग तो घर में रहने वाले डॉक्टर्स, घर के बाहर भी उनके एक आई के डॉक्टर भी थे, एक और 2 फैमिली में डॉक्टर्स थे, और फैमिली के और भी एंसिलरी डॉक्टर्स थे जो लोग इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं, जो लोग लिवर डैमेज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो उनको सिर्फ लिवर डैमेज का ही कुछ प्रिंसिपल इज़ ट्रू इवन फॉर किडनी डैमेज, क्योंकि कुछ केमिकल्स लिवर में भी चले जाते हैं, किडनी में भी चले जाते हैं, दोनों का डैमेज कर देते हैं। तो जो लिवर डैमेज कर रहा है के ऊपर स्टडी कर रहा है, और फैमिली में अगर आपका किडनी डैमेज वाला पर्सन है, आप उसके साथ कोवर्क करके, कोलैबोरेट करके एक किडनी डैमेज, लिवर डैमेज पेशेंट के प्रोफाइल को बेटर समझ सकते हैं। पर ये समझ आने के लिए भी लोगों को इंसाइट आनी चाहिए, इंट्यूशन आनी चाहिए, प्लस लॉजिकली समझना चाहिए प्रिंसिपली कि हर डिजीज़ का प्रिंसिपल क्या है। जो इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स को या तो प्रिंसिपल ठीक से नहीं समझ में आता, या किसी ने अगर उनको प्रिंसिपल सिखा भी दिया जो डॉक्टर लेवल का नहीं है, उनको लगता है उनका विद्या इज़ वेस्ट। पर अगेन, जस्ट बिकॉज समवन, मैं जो विद्या दे रही हूँ इस वीडियोज़ में, ये समझ ले कि मैं गलत विद्या दे रही हूँ, तो वो तो आपकी नादानी है या बेवकूफ़ी है या अनअवेयरनेस है या आपका ईगो हो सकता है, राइट? क्योंकि ये सब फैक्टर्स रूल करते हैं जब लोग समझ नहीं पाते कि अच्छा इन्फॉर्मेशन क्या है, गलत इन्फॉर्मेशन क्या है। ठीक है, तो इवन दो मैंने विद्या तो दे दी अपनी फैमिली को, उनके पास रिस्पेक्ट नहीं है फार्मासिस्ट के स्टडीज़ का एंड वर्क का, तो उन्होंने नहीं रिस्पेक्ट किया मतलब मेरा वर्क रिस्पेक्टेबल नहीं है या राइट वर्क नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि उसी के प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करके मैंने अपना लिवर डैमेज कम रखा है, अपना हेल्थ को बेटर रखा है, कि इवन दो मुझे कैंसर है, मैं फिर भी कैंसर होते हुए भी बिना दवाई खाए ठीक हो रही हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैंने राइट प्रिवेंटेटिव केयर लिया। एक कैंसर का, दूसरे कैंसर का प्रिवेंटेटिव केयर सिर्फ मैं नहीं ले सकती, मेरे को फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ वो प्रिवेंटेटिव केयर स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करनी है। प्लस मेरे बॉडी में इतना ब्लड पॉइजनिंग आ चुका है कि राइट डॉक्टर मिलके वो ब्लड पॉइजनिंग का मुझे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिले, ये मद्देनज़र रखते हुए कि मेरे अंदर ऑर्गन डैमेजेस भी चल रहे हैं, और वो अगर डॉक्टर वो राइट लेवल तक ना पहुंचा जिस लेवल तक मेरे पास एनालिसिस करके मैं तो पहुंच गई हूँ, पर मुझे वो डॉक्टर नहीं मिल रहा जो वो मेरे लेवल तक पहुंच सके समझने के लिए कि मेरा डिग्री ऑफ हेल्थ हार्म क्या है।
कोई कोई अगर मेरे रिपोर्ट्स को देख के उसको सिर्फ एनीमिया दिखी, उसने एनीमिया का मुझे ट्रीटमेंट दे दिया। अभी मुझे एनीमिया की दवाई से भी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो एनीमिया, और मैं फार्मेसी की स्टूडेंट हूँ करके मैं ये डीपली समझती हूँ। जैसे उसने आयरन का जब मुझे टैबलेट अगर सजेस्ट किया, आयरन के टैबलेट में प्रॉब्लम ये है, आयरन का टैबलेट हो, आयरन का सप्लीमेंट हो, उसमें प्रॉब्लम ये आ गया कि आयरन के साथ साथ दूसरे सप्लीमेंट्स भी थे उसमें। तो सिर्फ अगर सामान ही ले कि मुझे सिर्फ एनीमिया का प्रॉब्लम है, जो नहीं था मुझे, पर वो एनीमिया के ट्रीटमेंट के लिए ही वो मुझे जो और या तो इंजेक्शन, ये 3 वे से मुझे, या फूड सोर्सेज जिसमें आयरन हो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, टैबलेट्स जिसमें आयरन हो उससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, अज्यूमिंग कि मुझे सिर्फ अनीमिया है। हाँ, तो टैबलेट से हो सकता था, इंजेक्शन से हो सकता था, या तो फिर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट से हो सकता था, या तो खाने से हो सकता था, राइट। आयरन वाले फूड, मैं आयरन वाले फूड नहीं खा पा रही थी। क्यों? क्योंकि मैनी आयरन वाले फूड में आजकल पॉइजनिंग हाई है, जैसे स्पिनच हो, और क्योंकि मुझे स्पिनच खाना भी बहुत अच्छा लगता है, कोरिएंडर खाना भी, धनिया खाना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, धनिया का ये खाना भी बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों ग्रीन लीफी वेजिटेबल मेरे फेवरेट हैं, पर मेथी भी मैं खाती हूँ, कड़ी पत्ता भी मैं खाती हूँ। ये 4 ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मेरे फेवरेट हैं, मैं कभी भी खा सकती हूँ, खाती थी भी पहले, पर आजकल मैं खा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये चारों में कभी ना कभी जब भी मैं खरीद रही हूँ मुझे कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी, जिसमें वो आयरन मैं खा ही नहीं, कंज्यूम ही नहीं कर पा रही थी। क्योंकि आयरन नहीं प्रॉब्लम था, उसके अंदर जो केमिकल पोल्यूशन चल रहा है, वो केमिकल पोल्यूशन से मेरे बॉडी क्योंकि टॉक्स्ड आउट है, तो मुझे सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, मुझे आयरन डेफिशिएंसी प्लस केमिकल पॉइजनिंग चल रहा है, जो अगर मैं राइट फूड ना खाऊं, अगर मैं ऐसा कड़ी पत्ता ना खाऊं, अगर मैं ऐसा धनिया के पत्ते ना खाऊं, अगर मैं ऐसा पालक के पत्ते ना खाऊं, अगर मैं ऐसा मेथी के पत्ते ना खाऊं जिसमें केमिकल पोल्यूशन नहीं है, या बहुत ही मिनिमल, इतना मिनिमल है कि मेरा बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करेगा, तभी वो खाने से मुझे न्यूट्रिशन भी मिलेगा और मेरा बॉडी उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। नहीं तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था, थोड़ा सा भी धनिया जिसमें ऐसे मुझे मिल रहा है केमिकल कंटामिनेशन, मैं खा नहीं पा रही, मेरा मुंह इमीडिएटली बोल रहा है इसको फेंक दो। सेम वे विद पालक, सेम वे मैंने पालक पनीर सब्ज़ी तक बना ली, पर पालक पनीर सब्ज़ी बनाने के बाद भी वो मैं पालक खा ही नहीं पाई, इतना उसमें केमिकल पोल्यूशन था। तो ये सब मेरे साथ चल रहा था। फिर तो ये अगर मैं डॉक्टर को नहीं समझा पाई, मैं दवाई खा खा के कितना ठीक होंगी, नहीं ठीक होंगी। अगर ये बाकी के फैक्टर्स, अगर आयरन रिलेटेड मेरे बॉडी में ठीक नहीं है, अगर पॉइजनिंग रिलेटेड मेरे बॉडी में ठीक नहीं है, और तब तक मैं 1-1.5 साल में पॉइजनिंग लेवल तक थी, तो मुझे फर्स्ट रिजॉल्विंग, जिसकी बॉडी में पॉइजनिंग चल रही है, यू हैव टू रिजॉल्व द पॉइजनिंग, यू कांट रिजॉल्व द न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, फर्स्ट यू हैव टू रिजॉल्व द पॉइजनिंग। क्योंकि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकती है, कि अगर मेरा ब्लड इतना पॉइजनड है जिसमें अगर मेरे को 4-5 मैं आयरन के टैबलेट्स खा लूँ, 4-5 सोर्सेस ऑफ आयरन भी कंज्यूम कर लूँ, पर मेरा ब्लड का टॉक्सिक कंपोजिशन ही एकदम ख़राब हो चुका है, या मुझे ब्लड कैंसर है, जो मेरे रिपोर्ट में आ गया था, मुझे ब्लड कैंसर भी है, ब्लड पॉइजनिंग भी है, ब्लड टॉक्सिसिटी भी है फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स, ये 3 चीज़ें चल रही थी मेरे साथ। उस वक्त कुछ भी मेरे को आप दे दो आयरन रिलेटेड, आयरन डेफिशिएंसी समझ के कि मेरे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं सोची, आपने सोची मल्टीपल डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो आपने मल्टी विटामिन टैबलेट प्लस आयरन दे दिया, कुछ भी दे दिया मुझे। तो मेरे बॉडी में अगर ब्लड पॉइजनड है तो वो एब्जॉर्ब ही तो नहीं होगा, वो तो मैंने अगर मेरे पॉइजनिंग को ही नहीं करेक्ट किया, कैंसर को ही नहीं करेक्ट किया, तो मैं कितना भी सही न्यूट्रिशियस खाना खा लूँ, मेरा सॉल्व ही नहीं होगा हेल्थ प्रॉब्लम, मैं डेथ के ट्रैक में ही रह जाऊंगी। तो इसलिए मुझे राइट डॉक्टर मिलना ज़रूरी है, जो मेरा राइट डायग्नोसिस दे। पर अगर मेरे राइट डायग्नोसिस में भी अब तक मेरे को क्या क्या मिला है, मेरे को एलर्जी चल रहा था, इन्फ्लेमेशन चल रहा था, फूड केमिकल पॉइजनिंग चल रहा था, माइक्रोबियल टॉक्सिसिटी चल रही थी, उसके साथ साथ मेरा कैंसर भी चल रहा था, और वो कैंसर में भी 2 कैंसर्स चल रहा था, प्लस इतने सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी करके ऑर्गन डैमेज भी धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गया, 7-8 डेंजर एक साथ। अब ये मैं तो समझ गई क्योंकि मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मैं इस पे एजुकेशन कर चुकी हूँ। मैंने फाइनली जब डॉक्टर ने राइट सोल्यूशन नहीं दिया, मेरे ब्लड रिपोर्ट्स खोल के एग्जामिन करके देखे कि क्या क्या इंडिकेट कर रहे हैं मेरे डायग्नोस्टिक एंड ब्लड रिपोर्ट्स एज वेल एज माई सिम्टम्स, क्योंकि मैंने इस लेवल तक भी पढ़ाई की है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री में।
और वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री जो मैंने कंप्लीट तो नहीं की है, पर मेरे पास पार्शियल नॉलेज है इस डिग्री का, और वही डिग्री को लेके अगर मैंने यूएस में वर्क किया होता तो यूएस में मैं डॉक्टर्स के साथ इस फील्ड में वर्क कर रही होती अभी। तो मेरे पास इसलिए डॉक्टर्स के साथ वर्क करने के लिए डॉक्टर लेवल का कुछ नॉलेज तो होना ज़रूरी है, जो मेरे पास है। और सिर्फ डॉक्टर लेवल के नॉलेज नहीं है, प्रॉब्लम मेन चीज़ है मेरे पास विद्या कितना भी हो, वो डॉक्टर का लेवल ऑफ एजुकेशन अगर मेरे साथ मैच नहीं करता, वो देख ही नहीं पाएगा वो प्रॉब्लम जो मुझे दिख रहा है, जो थ्रेट मेरे ऊपर है वो उसको। और मैं तो एज अ पेशेंट भी समझ रही हूँ ना मेरा थ्रेट। डॉक्टर ने मुझे जैसे आयरन की दवाई दे दी, उसको मेरे को गाइडेंस भी आया कि इसको मत खाओ, और दूसरा चीज़ है मैंने मगर फिर भी खा लिया एक आयरन का टैबलेट, उससे मुझे मगर क्या हुआ, आयरन के टैबलेट खाने से आयरन के टैबलेट के ऊपर कोटिंग था इंडिया में। और मैं मैन्युफैक्चरिंग ड्रग रिटेल फार्मास्यूटिकल साइंसेज की स्टूडेंट, मैं बहुत सारे वे में फार्मेसी से रिलेटेड हूँ, 3-4 फील्ड से मैंने फार्मेसी का 3-4 एस्पेक्ट्स देखे हैं, इसलिए मुझे पता है कि ये टैबलेट के ऊपर जो कोटिंग था वो कोटिंग खा के मेरे बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स आ गया, इसलिए मैं फिर आयरन के टैबलेट्स नहीं खा सकती। फिर उसने मुझे एक इंजेक्शन भी सजेस्ट किया था, पर वो इंजेक्शन से प्रॉब्लम ये है कि वो इंजेक्शन का केमिकल कंपोजिशन ये था कि उसमें से एक इंग्रेडिएंट जो है उस इंग्रेडिएंट रिलेटेड एलर्जीज़ मुझे बहुत सालों से हैं। सल्फा ड्रग एलर्जी उसको बोलते हैं। मुझे सल्फा ड्रग एलर्जी, जब मैं यूएस में फार्मासिस्ट थी, सल्फा ड्रग्स को मैं जब हैंडल करती थी एज अ फार्मासिस्ट, मुझे ड्रग्स को हैंडल करना पड़ता है, मेरे हाथों से मुझे कभी कभी काउंट करना पड़ता है, या मैंने हाथों से काउंट मतलब क्या, स्पैचुला लेके मैं दवाई को काउंट कर रही हूँ फिर डब्बे में डाल रही हूँ, पर वो स्पैचुला लेके जिस सरफेस पे मैंने काउंट किया है, प्लास्टिक सरफेस पे एक काउंट कर रहे होते हैं हम लोग, वो जो प्लास्टिक वाला जो डिवाइस होता है जिस पे मैं कर रही हूँ, उसका नाम मैं अभी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं, पर स्पैचुला से मैंने काउंट तो कर दिया, दवाई काउंट करके दे दी पेशेंट को, पर वो सल्फा ड्रग अभी अगर है, उसके पाउडरी पार्टिकल्स कभी कभी वो प्लेट में रह जाते थे जिस प्लेट में काउंट कर रहे हैं हम लोग, तो वो प्लेट में जहाँ पे रह गए हैं, वो प्लेट को अभी सल्फा ड्रग एलर्जी की वजह से भी, दूसरे ड्रग्स के ड्रग एलर्जी न हो पेशेंट्स के, इसके वजह से भी हमको हमेशा अल्कोहल से वाइप कर देना होता है सरफेसेस, ये प्लेट्स का, स्पैचुला का, अगर उसमें पाउडरी हमको मेडिसिन दिख रही है। टेक्निकली हमको हर स्टेप में ये करना होता है, पर हम हर स्टेप में नहीं करते, हम सिर्फ जब बहुत सारा पाउडरी ड्रग निकल गया है तब हम हमारी स्पैचुला और इसको प्लेट को साफ़ करते हैं। इनफैक्ट अगर हम हर बार करेंगे तो अल्कोहल से भी लोगों को पॉइजनिंग हो सकती है, इसे हर बार नहीं करते, सिर्फ हर 10 ड्रग के बाद साफ़ कर देते हैं। पर जब हम हमारी ये प्लेट को और स्पैचुला को साफ़ कर रहे हैं, कैसे साफ़ कर रहे हैं, कॉटन लूँगी, कॉटन को अल्कोहल में सोक करके, स्पैचुला एक अपने नाइफ जैसे दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट है, तो वो नाइफ जैसे दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट को ऐसे करके मैं साफ़ कर रही हूँ, पर जब मैं उसको साफ़ कर रही हूँ मेरे हाथ में थोड़ा सा माइक्रो पार्टिकल आ ही जाता है, और मैं तो उसके सामने, वो मेरे हाथ के सामने ऐसे लेके मैं साफ़ कर रही हूँ, तो थोड़ा सा अगर वो पाउडरी चीज़ एयर में भी आ गई तो मैं इन्हेल भी कर दूँगी। इसके वजह से मुझे अगर इन्हेल कर दिया और इधर कुछ वो चीज़ का मुझे एलर्जी है, यहाँ पे मुझे एलर्जी आ जाएगी। अगर वो हाथ में है, हाथ में मैं छू लिया उसका थोड़ा सा भी पाउडर, क्योंकि एक्सीडेंटली भी आप थोड़ा सा छू ही लोगे, तो थोड़ा सा भी मैंने वो पाउडर छू लिया, क्योंकि मुझे सल्फा ड्रग एलर्जी है, वो छू के ही मेरा स्किन इतना इरिटेट हो जाता था, मुझे बहुत हाइटेंड एलर्जी हो जाती थी। तो मुझे पता है कि मुझे सल्फा ड्रग की एलर्जी है, वो टेस्ट में अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है कि मुझे सल्फा ड्रग की एलर्जी है, वो डिटेक्ट हो ना हो टेस्ट में, मुझे तो पता है मुझे एलर्जी है। तो जब मुझे पता है कि मुझे सल्फा ड्रग की एलर्जी है, और ये तो मैं 20 साल पहले की बात कर रही हूँ, 10 साल पहले, 15 साल पहले की बात कर रही हूँ, तब मैंने डिटेक्ट किया था मुझे सल्फा ड्रग की एलर्जी है। अब अगर मेरा वही, जब उस वक्त हल्की चीज़ों से मुझे स्क्रैच हो रहा था, जब मेरे को सिर्फ माइनर लेवल ओकेशनल एलर्जी होती थी, अब तो मुझे डेली एलर्जी हो रही है। उस वक्त अगर मैंने सल्फा ड्रग वाला कोई इंजेक्शन ले लिया तो मुझे एलर्जिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या एनाफिलेक्सिस होने के सबसे मैक्सिमम चांसेस थे, इसलिए मैंने वो नहीं लिया। और वो ले भी लेती एक्चुअली तो प्रॉब्लम ये तो मैंने ऑलरेडी डॉक्टर के पास जाने के पहले ही डिटेक्ट कर लिया था कि मेरा इन्फ्लेमेशन या कैंसर लेवल प्रॉब्लम चल रहा है, सिर्फ न्यूट्रिशन लेवल प्रॉब्लम नहीं चल रहा, क्योंकि न्यूट्रिशनली उस वक्त मैं इंश्योर के सप्लीमेंट्स ले रही थी, इंश्योर का वो पाउडर पी रही थी, और वो पाउडर में काफ़ी आयरन होता है, तो उससे मुझे आयरन मिलनी चाहिए थी, पर इसीलिए वो आयरन डिफिशिएंसी, और उसमें सिर्फ आयरन नहीं मिल रही थी, वो इंश्योर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, कैंसर पेशेंट्स के लिए बना हुआ ही न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, वही जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कैंसर पेशेंट्स को देते हैं कि उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो,
वही चीज़ मैं तो ले रही थी। और मुझे अगर कैंसर है, उसी का मैं अगर दवाई भी ले रही हूँ जो लीगली भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं या बोल देते हैं एज अ न्यूट्रिशनल सपोर्टिव थेरेपी आप लो, वही चीज़ मैंने लेते हुए भी मेरा अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी चल रहा है, मान लो कि है आयरन डेफिशिएंसी, तो बेसिकली मैं तो वही सब ले रही हूँ ना जिससे आयरन डेफिशिएंसी चले जाए, पर वो जा नहीं रही है। क्यों? क्योंकि मेरा ब्लड पॉइजनड है, क्योंकि मुझे ब्लड का कैंसर चल रहा था, क्योंकि मुझे ब्लड में टॉक्सिसिटीज़ बहुत सारे केमिकल से भी आ रहे थे। तो वो टॉक्सिन्स अगर डॉक्टर ने, और उसमें से एक टॉक्सिन जो मेजर मैंने डिटेक्ट किया था जिसके ऊपर पहले के वीडियोस बनाया है, वो है पेस्टिसाइड पॉइजनिंग रिलेटेड। मुझे सिम्टम्स बहुत सारे आ रहे थे, तो मुझे पेस्टिसाइड पॉइजनिंग भी चल रहा था, बहुत सारे केमिकल्स का एलर्जी भी चल रहा था, बहुत सारे केमिकल्स प्लस माइक्रोबियल सोर्सेज का एलर्जी भी चल रहा था। तो ये सब एक साथ डॉक्टर ने एक साथ नहीं समझा, और एक साथ समझ के मुझे राइट ट्रीटमेंट नहीं दिया। और ट्रीटमेंट देने के वक्त भी ये नहीं समझा कि मुझे एलर्जी हो सकती है, मेरे एलर्जी ऑलरेडी है करके एलर्जी बढ़ सकती है सडनली अगर आपने मुझे गलत दवाई दे दी तो मेरा हेल्थ प्रॉब्लम, या मेरा अगर कार्डियक डैमेज भी चल रहा है उसमें आपने अगर मुझे कार्डियोटॉक्सिक एक दवाई दे दी तो भी एक प्रॉब्लम, अगर आपने ऐसा इंजेक्शन दे दिया जिससे कार्डियक कोलैप्स होने के चांसेस हैं तो भी एक प्रॉब्लम। इसलिए मैं इंजेक्शन वाला थेरेपी लेने गई नहीं। ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की करके, जो इंजेक्टेबल थेरेपी थी इधर की मैं नहीं सकती, क्योंकि कुछ भी इंजेक्ट कर दे वो मेटल से मुझे, और उस वक्त मुझे मेटल से भी एलर्जी चल रही थी। लाइक मैं गोल्ड के ज्वेलरी बहुत सालों से पहनी हूँ, कभी मुझे गोल्ड का एलर्जी नहीं हुआ अनटिल मेरा बॉडी वो हाइटेंड स्टेट ऑफ एलर्जी में था, जब से मुझे गोल्ड का एलर्जी होने लग गया। सिर्फ गोल्ड का ही नहीं, बीच में मैं बहुत सालों से एलर्जी चल रही थी करके मैं घड़ी वड़ी कुछ भी नहीं पहन रही थी, पर अभी मेरी घड़ी एक ख़राब हो गई है करके, और 5-7 साल हो गए मैंने घड़ी नहीं खरीदी, तो मैंने सोचा चलो एक नया घड़ी खरीद लेते हैं। मैं घड़ी खरीदने गई तो वो घड़ी से मुझे एलर्जी हो गई, उसके मेटल से, क्योंकि मेरा हाइटेंड स्टेट ऑफ मेटल से एलर्जी चल रहा था। तो जब तक मुझे वो मेटल की एलर्जी का रिजोल्यूशन नहीं मिलेगा, तब तक मैं जब भी मेटल पहन रही हूँ या छू रही हूँ, 2-3 घंटे के लिए हो या 5 मिनट के लिए हो, मेरे को एलर्जी आ जा रही है। और उसका मेन थेरेपी क्या है? एक तो फर्स्ट समझना कि मुझे एलर्जी किस किस कारणों से हो रही है, उसके राइट ट्रीटमेंट्स लेना। और अगर वो एलर्जी इज़ अ सिम्टोमेटिक रेस्पॉन्स ऑफ अ पॉइजनिंग गोइंग ऑन, तो पहले मेरा पॉइजनिंग ठीक करना है। और जो है मेरे बॉडी में पॉइजनिंग चल रही है, तो मेरे को पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट पहले चाहिए। पर पहले डॉक्टर को ये भी समझना है मुझे क्या क्या लेवल का पॉइजनिंग चल रहा है, और वो ट्रीटमेंट अगर वो मुझे दे उस वक्त, अगर एज अ पेशेंट मैंने रिफ्यूज़ किया वो ट्रीटमेंट, मैं एडुकेटेड पेशेंट हूँ, मैं अनएडुकेटेड नहीं हूँ, मैं इन्फॉर्म्ड पेशेंट हूँ, मैं इन्फॉर्म्ड ही नहीं, मैं सेल्फ अवेयर पेशेंट भी हूँ। तो जब मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मतलब अगर मैंने खाई दवाई, खा के मुझे दिख रहा है मेरे को पेट दर्द हो रहा है, मेरा स्किन में एलर्जी बढ़ गई, वो खा के मैं नहीं खाऊंगी वो दवाई। और वो ज़रूरी है, वो हेल्थ सेफ्टी मेजर है, हेल्थ प्रिकॉशन मेजर है, प्रिवेंटेटिव केयर मेजर है। पर ये प्रिवेंटेटिव केयर, सेफ्टी, सपोर्टिव केयर के कॉन्सेप्ट्स इंडिया के डॉक्टर्स भी, पेशेंट्स भी, घर वाले भी नहीं समझते। तो मैं परेशानी का लेवल मेरा जो है इतना हाइटेंड स्ट्रेस लेवल है, पर वो हाइटेंड स्ट्रेस लेवल भी मेरा कम कंट्रोल्ड इसलिए रहता है क्योंकि मैंने सालों से स्ट्रेस को मैनेज करने के प्रैक्टिसेस किए हैं। सालों से मेरा जो लेवल ऑफ स्ट्रेस है, इस स्ट्रेस में अगर मैंने ये सालों से नहीं प्रैक्टिस की होती तो कोई इंसान उस स्ट्रेस की वजह से ही मर जाता। मेरा जो लेवल ऑफ प्रिवेंटेटिव केयर है, मैंने प्रिवेंटेटिव केयर नहीं किया होता, इसी लेवल पे कोई इंसान 10 एलर्जीज़ के साथ इमीडिएटली हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से मर जाता, क्योंकि उसके अंदर अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये खाने से मुझे एलर्जी हो रही है, मुझे ये नहीं खाना चाहिए, जो बहुत इंसानों को है और जो बहुत इंसानों को अभी समझना है। जब तक अर्थ पोल्यूशन कम नहीं होता, जब तक हमारी बॉडी के अंदर का पोल्यूशन नहीं कम होता, तब तक आपको कॉशियसली जीना है, माइंडफुली जीना है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली का भी माइंडफुली कॉशियसली हेल्थ का ध्यान रखना है। और आपने नहीं किया तो वो फैमिली मोस्ट प्रोबेबली डेथ के ही ट्रेजेक्टरी में है। तो आपको और एक एक करके ही एलिमिनेट करना है। मैंने सबसे पहले क्या एलिमिनेट किया? थायराइड का प्रॉब्लम जब दिख रहा था और थायराइड के ही मैक्सिमम सिम्टम्स जब चल रहे थे, कैसे मैंने थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व किया? मुझे समझा ये थायराइड का प्रॉब्लम मेरा एस्केलेट हो रहा है फ़ोन के रेडिएशन से, फ़ोन के रेडिएशन से एस्केलेट हो रहा है, सन के रेडिएशन से एस्केलेट हो रहा है। तो मैं, और इवन रूम्स में मैं लाइट में इसलिए कोई वीडियोस नहीं बनाती, क्योंकि लाइट में ये LED जो छोटे छोटे लाइट बल्ब्स हैं
16 वॉट्स के, 10 वॉट्स के, वो वाले वॉट्स के लाइट बल्ब से भी मुझे रेडिएशन का प्रॉब्लम चल रहा था। क्यों? क्योंकि मेरे को एक रेडिएशन एक्सपोजर का भी प्रॉब्लम चल रहा है, वो मैं बाद में बताऊंगी दूसरे वीडियो में। पर ये मेरे को लास्ट में समझा सबसे, पर लास्ट में ये समझा जी कि पहले जो जो चीज़ें समझी, फ़ोन के रेडिएशन से आपको कैंसर एस्केलेट हो सकता है, ये वाली चीज़ें ऑलरेडी कुछ कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स में आ चुकी है। अब आपके ऊपर समझदारी की बात है, आप ये समझदारी से इसको मानो कि ना मानो। मैंने मानी इस बात को कि फ़ोन के रेडिएशन से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा क्या हो रहा था उस वक्त, ईयर में हियरिंग डैमेज चल रहा था और ये यहाँ डैमेज चल रहा था। कैंसर भी, कैंसर नहीं है वो, फॉलिकुलर लीजन था, पर वो फॉलिकुलर लीजन का ही पोटेंशियल है कैंसर में डेवलप होने का फ्यूचर में। तो अगर मैं इस लीजन को फ्यूचर में कैंसर में न जाने दूँ, या तो मेडिसिन से नहीं जा सकता, या तो अगर उसने यहाँ पे ये नोड्यूल को निकाल ही दिया सर्जरी से डॉक्टर ने तो नहीं जाएगा, या थर्ड थिंग है प्रिवेंटेटिव केयर करना, जो मैंने प्रिवेंटेटिव केयर का पद चुना। क्योंकि सर्जरी में भी अगर उन लोग मुझे ड्रग्स देते जिससे मुझे एलर्जी होगी, तब डेथ के रिस्क हाई थे, क्योंकि मेरा कार्डियक हेल्थ अच्छा नहीं है। और वो डॉक्टर इग्नोर कर दे मेरे कार्डियक हेल्थ अच्छा नहीं है, जो वही हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने इग्नोर कर दिया था ऑलरेडी, तो वो हॉस्पिटल में मैं जाके क्या करूँगी? अगर मेरे रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि मेरा कार्डियक हेल्थ अच्छा नहीं है, मुझे खुद को फिजिकली पता है मेरा कार्डियक हेल्थ अच्छा नहीं है, वो डॉक्टर कितना भी बोले मेरा कार्डियक हेल्थ अच्छा है, मुझे रिस्क लेना चाहिए कार्डियक हेल्थ रिस्किंग सर्जरी का? नहीं लेना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, तो मैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट दूंगी क्या कोई डॉक्टर को सर्जरी करने के लिए? नहीं देना चाहिए। पेशेंट्स को आप जब सर्जरी करते हैं, सर्जरी के पहले पेशेंट्स या उसकी केयरटेकर्स इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं कि कभी कभी आप अगर ये प्रोसीजर करेंगे डेथ का रिस्क हो सकता है। वो इन्फॉर्म्ड कंसेंट अबाउट डेथ क्यों होता है सर्जरी में? इसलिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेते हैं पेशेंट से, क्योंकि अगर आपने सर्जरी करते वक्त कोई अननोन सर्कमस्टेंस से आपका हेल्थ स्टेटस सडनली ख़राब हो जाए, सर्जन लायबल नहीं होना चाहता आपके डेथ के लिए, इसलिए वो आपसे तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट ले रहा है। बट सर्जन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? समझना कि क्या क्या फैक्टर्स आपकी डेथ को कॉज कर सकता है। अगर सर्जन नहीं समझे कि पेशेंट को कार्डियक प्रॉब्लम है और उसने ऐसा मेडिसिन दे दिया जो कार्डियक प्रॉब्लम का साइड इफ़ेक्ट है वो मेडिसिन लेने से, और या तो ऐसा डोज दे दिया जिससे इमीडिएटली उसको कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, ये सब अगर पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स सर्जन ने नहीं समझा तो पेशेंट मरेगा कि नहीं मरेगा? मरने के चांसेस हाई हैं। तो डॉक्टर्स को भी अभी वेकअप करने का टाइम है कि कहाँ पे वो एनेबल करते हैं या सपोर्ट करते हैं पेशेंट हेल्थ को। कोई लोग सपोर्ट करते हैं पेशेंट हेल्थ, और कोई लोग इतने माइंडलेसली वर्क करते हैं, नहीं पता उनको, उन लोग ने सिर्फ इतना सीखा है कि ये दवाई देनी चाहिए, इतनी देनी चाहिए, बस उतना ही सीखा है। ये दवाई इतने देने के बाद भी कोई पेशेंट मर सकते हैं सही डोज में भी, ये नहीं सीखा है बहुत सारे डॉक्टर्स ने। या पेशेंट स्पेसिफिक टाइट्रेशन ऑफ डोज करना होता है, ये भी बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर्स ने नहीं सीखा है। यही चीज़ के वजह से मुझे भगवान ने भी रोक के रखा है कैंसर की थेरेपी लेने से भी, इंडिया में स्पेशली। यहाँ के डॉक्टर्स तो बिल्कुल ही, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं नहीं समझते ये साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग इंटरैक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग केमिकल इंटरैक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स ही नहीं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिलेटेड टू एनी ड्रग का कंजम्पशन या एनी केमिकल एक्सपोजर और एनी मेटल एक्सपोजर, जिससे आप मर सकते हैं, मरने तक के थ्रेट में आप हैं। मैं हूँ उस थ्रेट में, मुझे पता है मेरा थ्रेट क्या लेवल क्या है, पर इवन तो मैं अपने थ्रेट लेवल को समझती हूँ, डॉक्टर ने अगर मेरे थ्रेट लेवल को नहीं समझा, वो मुझे गलत थेरेपी दे देगा। और उसने दिया, दे के मैंने ले भी लिया थोड़ा थोड़ा, उस वक्त मैं उतनी हाइटेन थ्रेट लेवल में नहीं थी, करके हल्का हल्का थेरेपी मैं ले सकती हूँ गलत वाला। पर जब मैं सच में एकदम हाइटेन थ्रेट लेवल पे थी, उस वक्त ऐसा हुआ था, मैं एक कज़न के घर गई, वो कज़न इतना केमिकल्स यूज़ करी, इतना केमिकल्स यूज़ करी, लिटरली मेरे बॉडी में फिजिकल स्ट्रेस ज़्यादा हो गया था वो केमिकल के एक्सपोजर से, जिस माइक्रोस्कोपिक केमिकल एक्सपोजर था। क्योंकि मैं उसके घर में एक दिन भी नहीं रही, वो एक दिन जो मैं रही, 12 घंटे या 24 घंटे जो मैं रही, उस 24 घंटे में जितना उसके घर के केमिकल्स थे, उसका एक्सपोजर से मुझे इतना हाइटेंड फिजिकल स्ट्रेस हो रहा था, ट्रॉमा हो रहा था, फिजिकल स्ट्रेस हो रहा था, और वो फिजिकल स्ट्रेस वॉज एडिंग टू माई केमिकल हेल्थ स्टेटस ऑफ माई बॉडी, जिससे मुझे पता था कि मैं इस घर में ज़्यादा देर रहूँगी तो मेरा हेल्थ फेल हो जाएगा। और उस हेल्थ फेलियर का दो ही वेज था, या तो मैं उस घर में ना रहूँ, या तो मेरे कज़न समझे कि मुझे किस चीज़ से हेल्थ थ्रेट हो रहा है और वो चीज़ें कम करे। और उसका टाइम आ गया था वो चीज़ें कम करने का, इसलिए मैं उसके घर गई थी, क्योंकि वो नहीं कम करेगी तो यही सब चीज़ों से उसके घर में जो बाकी के लोग हैं वो सीख पढ़ रहे हैं।
पर इनको समझ में नहीं आ रहा कि नॉर्मल लाइफ के प्रैक्टिसेस से कैसे वो लोग सिक हो रहे हैं। तो वो मैं नहीं समझा पाई उसको। मैं 10 साल से मेरे फार्मेसी के हिस्ट्री के बारे में बता चुकी हूँ, फिर भी वो समझ ही नहीं पा रही। तो ना समझ को आप नहीं समझा सकते, आपको फिर मुझे उसके घर से निकल जाना पड़ा, और इसलिए भी निकल जाना पड़ा क्योंकि इतना मुझे इमोशनल स्ट्रेस आ गया। वो समझ नहीं, एक तो मेरी बहन है, बहन होके भी वो नहीं समझ रही। फिर एक इंसानियत के नाते वो समझ जाती तो भी अच्छा होता, वो इंसानियत के नाते भी नहीं समझी। फिर वो खुद ही अपने हेल्थ के नाते समझ जाती, क्योंकि वही केमिकल्स के हेल्थ इम्पैक्ट उनके लाइफ में भी बहुत सालों से चल रहे हैं। मैं नहीं समझा पाई। उसकी मम्मी कुछ साल पहले मर गई, वही कुछ प्रैक्टिसेस की वजह से। वो कुछ प्रैक्टिसेस वो सुधारेगी नहीं, उसकी मम्मी इसलिए मर गई क्योंकि उसकी मम्मी अगर घर में आ जाती हॉस्पिटल से भी आके सुधर के, वो घर में हेल्थ सपोर्टिव फैक्टर्स ही नहीं है उनके मम्मी स्पेसिफिक हेल्थ को ठीक रखने के। तो जो डेलिकेट हेल्थ के होते हैं, जो बीमार हॉस्पिटलाइज लोग होते हैं, जिनको कैंसर चल रहा होता है, अभी उनके घर में बेबी भी एक आने वाली है, वो आने वाला या वाली है पता नहीं, पर अगर वो टेम्पररी रहने के लिए आए या परमानेंट रहने के लिए आए, कुछ भी हो, ये लोग सब डेलिकेट हेल्थ स्टेटस वाले लोग हैं। ये डेलिकेट हेल्थ स्टेटस वाले लोगों के बेसिक क्राइटेरियाज अगर आपने नहीं फॉलो किए हेल्थ को मेंटेन करने का, सेफ्टी को मेंटेन करने का, जो नॉर्मल इंसानों के हेल्थ स्टेटस सेफ्टी के इक्विवेलेंट होते ही नहीं हैं। आपको कैंसर पेशेंट के लिए 10 टाइम्स ज़्यादा सतर्कता रखनी है, एक बेबी के लिए 10 टाइम्स ज़्यादा, नॉर्मल एडल्ट से 10, 20, 50 टाइम्स ज़्यादा सतर्कता रखनी है। बेबी को आप क्या फीड करा रहे हो, क्या केमिकल एक्सपोजर दे रहे हो घर में। आपको एक विमेन भी जो हॉस्पिटलाइज हो गई, विमेन हो या मैन हो, जो हॉस्पिटलाइज था 2-3 महीने के लिए हो या 1 हफ्ते के लिए हो, वो घर में जब रिकवरी के लिए आए, सेम चीज़ें आप कर ही नहीं सकते हॉस्पिटलाइजेशन की पहले जो चीज़ें आपने की हैं, क्योंकि अगर आपने कर दी तो आपने आपके हेल्थ हार्म को ऐड कर दिया है। उसके बाद अगर आपने मेजर हेल्थ हार्म को ऐड कर दिया तो आप मर जाएंगे। डॉक्टर के ट्रीटमेंट से भी मर सकते हैं, खुद के घर के कंडीशन की वजह से भी मर सकते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से भी मर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कितना हेल्थ हार्म आपके लाइफ में, हेल्थ में, मेडिसिन में था। क्योंकि वही दवाई जो हेल्थ बेनिफिट देती है, वही दवाई अगर आपके बॉडी अगर कुछ हेल्थ हार्म के ट्रेजेक्टरी में है, सेम बेनिफिट वाली दवाई आपको, या तो वो हेल्थ हार्म के ट्रेजेक्टरी, जिसका किडनी फेलियर हो रहा है, हार्ट फेलियर हो रहा है, लिवर फेलियर हो रहा है, उसको आप सेम डोज में वो मेडिसिन दे ही नहीं सकते। आपको वो कम डोज में देना होता है उस पेशेंट को, और वो कम डोज आपको वो पेशेंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया से टाइट्रेट करना होता है, ना सिर्फ टेक्स्ट बुक क्राइटेरिया से। टेक्स्ट बुक क्राइटेरिया तो आपको यूज़ करनी है, पर आपको पेशेंट स्पेसिफिक क्राइटेरिया भी यूज़ करनी है, जिसको यूएस में कहते हैं एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस यूज़ करना है पेशेंट के ऊपर, उसका असर क्या हो रहा है। एविडेंस यूज़ करना है कि 3-4 ऐसे टाइप ऑफ पेशेंट्स में ही क्या दिखे गए हैं जो इस पेशेंट के ऊपर हमको लागू करनी है। वो एविडेंस देख के आप ट्रीटमेंट देते हैं, ना कि मास स्केल पेशेंट्स पे क्या एप्लीकेबल है। वो एक डेलिकेट पेशेंट पे आप वो ट्रीटमेंट दे नहीं सकते। डेलिकेट पेशेंट के लिए पेशेंट स्पेसिफिक कुछ मास स्केल वाले ट्रीटमेंट होते हैं, पर कुछ पेशेंट स्पेसिफिक आपको ट्रीटमेंट देने हैं। प्रिवेंटेटिव केयर भी वही है, पेशेंट स्पेसिफिक आपको प्रिवेंटेटिव केयर, सपोर्टिव केयर देना है। तो ये चीज़ वो नाना जी के फैमिली में नहीं समझ पाई, और ये सेम ही फैमिली है, तो मेरी फैमिली भी सिमिलर जीन्स हैं। तो ना समझ जी का जब जीन्स किसी के अंदर है, या डिनायल का जीन्स जिसके अंदर है, या किसके अंदर अगर ईगो है कि मैं डॉक्टर हूँ तो मुझे ज़्यादा पता है, या मैंने डॉक्टर से पूछ लिया तो उसने जो कहा मैं वही करूँगी, ऐसे करूँगी या करूँगा। मेरे घर में भी वही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे डैड अभी कैंसर के 2nd फेज़ में आ चुके हैं, 2nd साइकिल ऑफ कैंसर में आ चुके हैं। मतलब उनको पहले कैंसर था, अभी वापस से रिपीट कैंसर के फेजेस में आ गए हैं कि अगर उन्होंने सतर्कता नहीं रखी तो उनको वापस कैंसर आ जाएगा। पर वो समझ ही नहीं पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उनको डायग्नोसिस नहीं दी है। पर जब तक मुझे मेरे डॉक्टर से डायग्नोसिस नहीं मिल रही, तब तक मेरा कैंसर भी प्रोग्रेस में है, मेरे डैड का कैंसर भी प्रोग्रेस में है। और मुझे सिर्फ डायग्नोसिस नहीं चाहिए, डायग्नोसिस तो मैं खुद को डायग्नोस कर सकती हूँ, मुझे डायग्नोसिस मिल गई है, मुझे एश्योरेंस पता है। और इसमें लोग बोलते हैं कि वाई आर यू सेइंग यू हैव कैंसर, अगर डॉक्टर ने नहीं कहा। बिकॉज आई एम एडुकेटेड इनफ टू नो व्हेन आई हैव कैंसर, व्हेन आई डोंट हैव कैंसर। इसलिए मैं कह रही हूँ। मैं, अगर तुम जो फार्मेसी की स्टूडेंट नहीं हो, अगर नॉन फार्मेसी की स्टूडेंट, नॉन हेल्थ केयर के स्टूडेंट, या नॉन रिसर्च वर्क करे किसी इंसान ने मुझे कहा कि मुझे कैंसर है, मैं भी उसको वही पूछूंगी। पर मैं फार्मेसी की स्टूडेंट भी हूँ, मैं रिसर्च की स्टूडेंट भी हूँ, मैं मेडिसिन के बारे में जानती भी हूँ, मैं अपने बॉडी के बारे में भी सेल्फ अवेयर हूँ। मुझे मेरे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में कैंसर के क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं, ये भी पता है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन के बावजूद अगर किसी बेवकूफ़ इंसान को, जो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है मेरे पास, कितने इन्फॉर्मेशन है ये डायग्नोसिस देने के लिए कि मेरे पास कैंसर क्यों है,
मैं उसकी बेवकूफ़ी का कुछ नहीं कर सकती, या वो बेवकूफ़ हो, अनअवेयर हो, अनएडुकेटेड हो, डजेंट मैटर। मेन थिंग है मुझे मेरा हेल्थ को तो ख्याल रखना, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। और मैं मर गई तो ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। जब तक मैं नहीं मर रही इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि जब तक मुझे ट्रीटमेंट ना मिले तब तक मैं एटलीस्ट वीडियोस तो बना दूँ इस पर, कि जो इंसान इस पर अफेक्टेड है ऐसे ही वेज में उनको तो एडुकेशन मिल जाए, इसलिए मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, है ना। एंड देन ऐसे ही दूसरी लेडीज़ भी हैं जिनको ऐसे हेल्थ स्टेटस हो रहे थे, 5-6 इतने सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, उनके डॉक्टर्स नहीं समझ पा रहे थे। वो लोग ने या तो हेल्थ रिलेटेड कुछ फील्ड में वर्क किया था इसलिए उन्होंने अपना हेल्थ अच्छा समझा, या तो उनके घर में ही इतने सारे लोग हैं ना समझ नादान जो उनके हेल्थ का कभी ख्याल नहीं रखे हैं, इसलिए उनको अपना हेल्थ का ख्याल खुद से रखना पड़ा। इस कारण से जो लोग सेल्फ अवेयर हैं उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस को यूज़ करके अपने एडुकेशन को बढ़ाया कि क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से मेरा हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, क्या फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स किस किस कारण से मेरे बॉडी में ये पेन चल रहा है, टेस्ट रिपोर्ट्स ये गलती दिखा रही है, ये सब खुद से रिसर्च कर लिया। मतलब उन्होंने सेल्फ अवेयरनेस और रिसर्च ड्रिवन उनका नेचर था करके सेल्फ अवेयरनेस और रिसर्च से बिना इवन शायद फार्मेसी पढ़े, मेडिसिन पढ़े, नर्सिंग पढ़े, कुछ भी पढ़े, बिना ये पढ़े भी न्यूट्रिशनल चीज़ें पढ़े, बिना इसके भी राइट इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर कर ली करके उनके हेल्थ का मेजर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया बिना डॉक्टर के दवाई के, या डॉक्टर की दवाई खाई प्लस खुद का भी उन्होंने प्रिवेंटेटिव केयर किया, दोनों करके उन लोग ठीक है अभी। फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो है हेल्थ केयर के फील्ड के, तो उनका तो नॉलेज और ज़्यादा होगा ही, तो जो हेल्थ केयर की फील्ड के ऑलरेडी है वो तो वो ही करेंगे ना, कुछ हेल्थ केयर का भी यूज़ करेंगे, कुछ अपने सेल्फ अवेयरनेस का बढ़ा के इन्हीं लड़कियों का जिनको पास सेल्फ अवेयरनेस ही सिर्फ था, हेल्थ केयर नॉलेज नहीं था, ज़ीरो था या नियर ज़ीरो था, फिर भी उन्होंने राइट हेल्थ केयर नॉलेज को यूज़ करके अपने आप को ठीक रखा है। तो क्योंकि ठीक रखने के लिए राइट हेल्थ केयर नॉलेज ज़रूरी है, क्या डिग्री आपके पास है, क्या पास्ट एजुकेशन आपके पास है, या क्या प्रेजेंट एजुकेशन भी आपके पास है, इवन इफ़ आप हाईली एजुकेटेड इंसान हो, हाईली मॉनिटरी गेन्स वाले इंसान हो, डजेंट मैटर। राइट हेल्थ के लिए राइट रेजिमेंट ज़रूरी है, राइट बैलेंस के लिए राइट चीज़ें करना ज़रूरी है। अब वो बैलेंस अगर मुझे मेरी फैमिली नहीं दे रही तो मैं मेरी फैमिली के पास जा के वो हेल्थ के सपोर्ट ले सकती हूँ। तो अगर मैंने वीडियो बना दिया कि मेरी फैमिली मुझे हेल्प नहीं करती, मुझे तो बनाना पड़ेगा ना लोगों को समझाने के लिए कि मेरे पास फैमिली नहीं है जो मेरे हेल्थ के डिस्ट्रेस एंड स्टेटस को समझ रही है, ताकि अगर आउटसाइड फैमिली कोई मुझे अगर हेल्प दे सके, वो पर्सन को समझे कि मैं क्यों ये बता रही हूँ। अगर मेरे पास डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर से मुझे राइट गाइडेंस नहीं मिला, और मुझे गाइडेंस सिर्फ डॉक्टर से नहीं मिलनी, मुझे शायद कोई नर्स से मिलना है, मुझे शायद कोई कायरोप्रैक्टर के न्यूट्रिशनल थेरेपिस्ट से नॉलेज मिलना है, आयुर्वेदा पर्सन से नॉलेज मिलना है, सिर्फ डॉक्टर का इसमें काम नहीं है, इतने सारे कंबाइंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मुझे हेल्प चाहिए, तो मुझे तो ऐसे वीडियोस बनाने पड़ेंगे ना कि जो ऐसे वाले फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जिनको समझ में आ चुका है कि हेल्थ सिर्फ एक फैक्टर से ख़राब नहीं होती, सिर्फ मेडिसिन देके के जिसका हेल्थ नहीं सुधार पा रहे, सिर्फ सर्जरी करके जिसका हेल्थ सुधार नहीं पा रहे, या सिर्फ मेडिसिन और सर्जरी से जो हेल्थ सुधर नहीं सकता, उसके लिए कैसा हेल्थ थेरेपी चाहिए, ये समझ वाले डॉक्टर मुझे चाहिए। ये समझ वाले आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, एलोपैथिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर हो, या कोई भी नर्स प्रैक्टिशनर हो, या कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट हो, ऐसे समझदार इंसान अगर मुझे न मिले, मुझे राइट थेरेपी कहाँ से मिलने वाली है। तब तक तो मुझे प्रिवेंटेटिव केयर ही करना है, और वही प्रिवेंटेटिव केयर से मैंने नोड्यूल्स का ये लीजन वाला जो यहाँ दर्द होता था ज़्यादा, अभी थोड़ा कम हो गया है, तो या तो लीजन का साइज़ कम हो सकता है, नोड्यूल्स के साइजेस भी कम हो गए हो सकते हैं। और वो कैसे किया, रेडिएशन कम करके। फ़ोन जब 80% की 70% के ऊपर बैटरी चार्ज रहती है तब मैं यूज़ करती हूँ। मैं ट्राई भी कर रही हूँ वैसे फ़ोन ख़रीदने की जिसका रेडिएशन लेवल थोड़ा कम हो। मैं ऐसा भी कर रही हूँ कि फ़ोन को थोड़ा डिस्टेंस में रख के, पहले मैं डिस्टेंस में रख के यूज़ नहीं करती थी, एकदम कान के पास रखती थी। कान और ऐसे एरिया में मेरा फ़ोन, कभी कभी बिस्तर में अगर रख के सो गई, म्यूज़िक सुनते सुनते, मेडिटेशन वीडियो सुनते सुनते, कुछ लेक्चर सुनते सुनते, तो मेरे फ़ोन्स ऐसे मेरे कान के पास रहते थे मोस्टली। तो इसी एरिया में इसलिए सबसे ज़्यादा मेरा हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है। कान भी, हियरिंग भी थोड़ा ख़राब हुआ है, गला का, इधर थायराइड का भी प्रॉब्लम्स एस्केलेट हुआ है। तो जैसे ही मैं ये चीज़ रिजॉल्व कर दूँ कि फ़ोन को कान के पास ज़्यादा ना रखूँ, हेडफोन यूज़ करूँ, फ़ोन को
मैं हाई बैटरी में रखूं ताकि रेडिएशन लेवल मेरे फ़ोन में हाई रेडिएशन तब मैंने ऑब्जर्व किया है जब बैटरी लो हो जाती है। जब फ़ोन हमारा गरम गरम हो रहा है ना, गरम गरम एक इंडिकेशन है कि इसमें रेडिएशन लेवल हाई है। या आप अगर फ़ोन में किसी से बात कर रहे हो और डिस्टॉर्टेड आपका गार्बल्ड कम्युनिकेशन आ रहा है, वो भी इंडिकेटर है कि फ़ोन में रेडिएशन लेवल हाई है। तो जब आप रेडिएशन लेवल हाई ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि बातें करते करते कट रहा है फ़ोन, या कचर 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 आवाज़ आ रहा है, इंटरफेरेंस आ रहा है, या आपका फ़ोन का गर्मी बढ़ गई फ़ोन की, वो फ़ोन की बीमारी है, फ़ोन में गर्मी बढ़ जाना, तो वो फ़ोन को आप बंद करें, फ़ोन को चार्जर में डाल दें, ना यूज़ करें। अगर आपको प्रिवेंटिव केयर करना है कैंसर के लिए, कोई भी कैंसर हो, क्योंकि थोड़ा सा भी रेडिएशन की वजह से कोई भी टाइप ऑफ कैंसर एस्केलेट हो सकता है, तो आप जितना कम रेडिएशन एक्सपोजर आपका, उतना कम आपके कैंसर के लेवल्स का बढ़ना होगा। कैंसर से आपको पीड़ा हो रही है, गर्मी लग रही है, मेरे को हाइटेंड गर्मी लग रही है, तो एक वे है गर्मी कम करने का, राइट। गर्मी कम कर सकते हैं हम एसी डाल के, मैं वो डालती हूँ जब एसी डाल के गर्मी कम कर रही है। पर जब अगर या बहुत हाइटेंड डिस्ट्रेस ऑफ गर्मी चल रही है, इन्फ्लेमेशन हाई चल रहा है, तब एसी डाल के मैं कम कर रही हूँ। पर अगर मैंने इमीडिएटली फ़ोन का एक्सपोजर थोड़ा कम कर दिया, लाइट का एक्सपोजर कम कर दिया, धूप में, मैं कड़ी धूप में नहीं निकलती हूँ, उस धूप में निकलती हूँ जो कड़ी धूप ना हो, ऐसे वे में मैंने एक्सपोजर कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली मेरे कैंसर रिलेटेड पीड़ा थोड़ी कम हो जाती है। तो उसको बोलते हैं सपोर्टिव केयर। तो मैं सपोर्टिव केयर, प्रिवेंटेटिव केयर, ऐसे खाना जिससे कैंसर की रिकवरी हो सके, वो तो मैं कर रही हूँ। मेडिकल केयर में मुझे क्या चाहिए कि पॉइजनिंग का मुझे ट्रीटमेंट मिले, पर तभी मिल सकता है जब डॉक्टर समझे मुझे पॉइजनिंग क्या चल रही है। मैं डॉक्टर को कितना भी मैक्सिमम सिम्टम्स के साथ वो डिज़ीज़ के मैं जा चुकी हूँ, पर डॉक्टर ने मेरा रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम ही नहीं समझा और पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मेरा प्रोफाइल ही नहीं लिया, तो वो कहाँ से मुझे राइट ट्रीटमेंट देगा। और मैं डॉक्टर्स को कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफाइल तभी दे सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है 4-5 साल, 10-20 सालों का हेल्थ हिस्ट्री है। कोई डिज़ीज़ के लिए कोई जो पॉइजनिंग बिल्ड होती है ना बॉडी में, मेटल पॉइजनिंग हो या केमिकल पॉइजनिंग हो या केमिकल मेटल पॉइजनिंग प्लस माइक्रोबियल पॉइजनिंग हो, ऐसे कुछ पॉइजनिंग जो है उसको बोलते हैं स्लो पॉइजनिंग, वो धीरे धीरे बॉडी में डेवलप हुई है। तो एक दिन में ये इसके सिम्टम्स नहीं आए हैं, ये सिम्टम्स मुझे, और ये कैंसर भी जो पॉइजनिंग की वजह से कैंसर डेवलप हो रहा है वो एक दिन में नहीं आया। 10 साल का एक्सपोजर, 5 साल का एक्सपोजर, 2 साल के एक्सपोजर से डेवलप हुआ है वो कैंसर। इसीलिए उतने साल का ही अनएक्सपोज्ड कंडीशन अगर मेरे लाइफ में रहे, तभी जाके मैं कैंसर को कम्प्लीटली रिवर्ट कर सकती हूँ। या मुझे कैंसर थेरेपी मिल भी गई, वापस से कैंसर मेरे को तभी नहीं आएगा जब मेरे लाइफ से वो वाले फैक्टर्स जो कैंसर को क्रिएट किए थे मेरे बॉडी में, वो फैक्टर्स चले न जाएं। नहीं तो बार बार ऐसे पेशेंट्स भी मैंने देखे हैं जिनको एक बार एक कैंसर आया, 4 साल बाद वापस वही कैंसर आ गया, या एक कैंसर आया 2 साल बाद कोई और कैंसर आ गया, क्योंकि कैंसर कॉजिंग चीज़ें उनके लाइफस्टाइल से गई नहीं हैं। इसीलिए, या अगर उनको 2 टाइप ऑफ कैंसर आ गया, मतलब मल्टीपल फैक्टर्स है कैंसर के, और उनने शायद एक कैंसर के फैक्टर्स के सपोर्टिव और प्रिवेंटेटिव केयर शायद की है, पर दूसरे कैंसर के सपोर्टिव और प्रिवेंटेटिव केयर नहीं की है, तो वो कैंसर आ गया। इसलिए क्या एक ही कैंसर बार बार जब आ रहा है किसी के बॉडी में, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने कुछ भी सपोर्टिव और प्रिवेंटेटिव केयर नहीं किया है, या बहुत बेयर मिनिमम सपोर्टिव और प्रिवेंटेटिव केयर किया है, या समझा ही नहीं कि उनके नॉर्मल लाइफ के क्या फैक्टर्स से कैंसर को बार बार वापस आ रहा है कैंसर। इसीलिए प्रिवेंटेटिव केयर, सपोर्टिव केयर ज़रूरी है हर पेशेंट का, जो बहुत अनहेल्दी हो या माइल्डली अनहेल्दी हो। बहुत अनहेल्दी पेशेंट को क्या करेगा सपोर्टेटिव प्रिवेंटेटिव केयर, कम पीड़ा देगा उनकी मौत के पहले। जो बहुत अनहेल्दी नहीं है, जो मॉडरेटली अनहेल्दी है या माइल्डली अनहेल्दी है, उनको अगर आपने प्रिवेंटेटिव केयर और सपोर्टिव केयर दे दिया, तो माइल्डली अनहेल्दी पर्सन सुधर भी सकता है, वो उनका डिजीज़ फ्री भी हो सकता है। आजकल आपने इंडिया में एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे जिनको डायबिटीज़ फ्री कर देने वाले प्रोग्राम के एडवर्टाइजमेंट्स बहुत आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप माइल्ड डायबिटीज़ के फेज़ में हुए तो आप डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं। माइल्ड हाइपरटेंशन के फेज़ में है, हाइपरटेंशन को भी रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी डिजीज़ की आप अगर माइल्ड या प्री डायबिटिक कंडीशंस में है, आप राइट थेरेपी, राइट सपोर्टिव एंड प्रिवेंटेटिव केयर से रिवर्स कर सकते हैं डिजीज़ को। और अगर आप मॉडरेट स्टेज ऑफ कोई इलनेस में हैं, और मैं मोस्ट प्रॉब्ली मॉडरेट से हाई वाले स्टेज में हूँ, तो मेरा मॉडरेट से हाई वाला, जिस दिन मैं मॉडरेट स्टेज में हूँ, थोड़ा सा सपोर्टिव केयर से ही मैं थोड़ा सा माइल्ड स्टेज में पहुंच जाती हूँ। जिस दिन मैं हाइटेंड स्टेज में हूँ, उसमें थोड़ा सा भी हार्मफुल चीज़ आ जाएगा तो मैं डेथ मेरा ज़्यादा इमिनेंट है उस दिन।
ऐसा है प्रॉब्लम, डेथ के चांसेस इमिनेंट है। अब डेथ आएगा कि नहीं आएगा वो तो भगवान के ऊपर है, और उस दिन कितने केमिकल्स मेरे बॉडी में आए जो मेरे बॉडी ने क्लियर नहीं किया। अगर मेरी बॉडी ने क्लियर कर दिया कोई केमिकल और डेथ आते आते भी निकल गया, ठीक है, क्योंकि मैंने क्लियर कर दिया। मेरे हार्ट में अगर सपोज चल रहा है कोई प्रॉब्लम, मैंने ऐसा कुछ केमिकल खा लिया जिससे खाने में कुछ फूड पॉइजनिंग हो गई, वो ऐसा खाना था जिसमें ऐसा केमिकल था जिससे मेरा हार्ट अटैक होना ज़्यादा चांसेस हैं। पर खाने के बाद अगर वो चीज़ मेरे बॉडी से निकल गई, इमीडिएटली मैंने पूप कर दिया और निकल गई, तो हो गया, कार्डियक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नहीं जाएगा, वो कार्डियक सिस्टम तक गया ही नहीं, पेट से निकल गया, तो फिर मैं बच गई। पर अगर वो पेट से नहीं निकला होता या वो लिवर में अटक गया होता, तो क्योंकि जब हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के फंक्शन में लिवर का भी फंक्शनिंग एक साथ चल रहा होता है, कंबाइंड फंक्शन चल रहा है, तो लिवर भी थोड़ा थोड़ा टॉक्सिन को निकालने की कोशिश कर रही है, और लिवर वो इतना सारा टॉक्सिन है, लिवर नहीं निकाल पा रहा है, तो अभी वो लिवर डिस्ट्रेस दे रहा हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन, हमारा बॉडी बहुत इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, इसके बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये प्रिंसिपली अगर लोग नहीं समझेंगे, इसीलिए कोई एक दवाई खा के दूसरा जो ऑर्गन ख़राब हो सकता है। हार्ट की दवाई दी मतलब सिर्फ हार्ट को बेनिफिट देगा, पर दूसरे जगह को वो हार्म भी दे सकता है। लिवर की दवाई दी, लिवर को बेनिफिट दे रहा हो सकता है, पर दूसरे जगह डैमेज कॉज कर रहा हो सकता है। इसलिए केयरफुल थेरेपी करना बहुत ज़रूरी है, और राइट थेरेपी उसको बोलते हैं जो आपके पेशेंट स्पेसिफिक फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको थेरेपी दे रहा है, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपको कोई डाउट्स हैं ये वीडियो के बारे में या आपके सेहत के बारे में आपको कोई क्वेश्चन पूछनी है, प्लीज़ पूछिए, ताकि मैं उन पे कुछ वीडियो शायद फ्यूचर में बना सकूं या आपको रिप्लाई में हेल्प दे सकूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।